अस्सलामुअलैकुम। मैंने बोगार्ड से कहा, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। जैक केलर और महाधाबी तुमसे $25 लाख वसूल करना चाहती हैं। मैंने उन्हें भगा दिया। अब वो कोई मुतालबा करने नहीं आएंगे। वो खुश होकर बोला, क्या वाकई वो जा चुके हैं? यहाँ अब नहीं आएंगे? बेशक आपका नाम ऐसा है कि बड़े बड़े सूरमा मैदान छोड़कर भाग जाती हैं। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तमाम मुसाफिरों को ले जाकर आराम से जहाज़ पर सवार कराओ और उन्हें उनकी मंजिल तक जाने दो। मैं यही करने वाला हूँ। यहाँ का गवर्नर सुबह तक मेरा मुतालबा मान लेगा। मेरे भाई को और जांबाजों को रिहा कर देगा। मेरा भाई जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, मैं तमाम मुसाफिरों को जहाज पर बिठाकर रवाना कर दूंगा। तुम्हारा भाई और तुम्हारे जांबाज तुम्हारी तरह दहशतगर्द और कातिल हैं। उन सजाए मौत पाने वालों की खातिर औरतों, बच्चों, जवानों और बूढ़ों को तकलीफ ना पहुंचाओ। उन्हें अभी जाने दो। मुझसे बहस ना करो, वरना तुम अपने तमाम हवारियों के साथ मारे जाओगे। प्लीज़ आप ऐसी धमकी ना दें। आप एक टेलीपैथी जानने वाले हैं। मेरे दर्जनों जाबाजों के दिमागों में कैसे जा सकेंगे? ये मेरे एक इशारे पर तमाम मुसाफिरों को गोलियों से भून डालेंगे। ये ना भूलें, यहाँ आपका पोता भी है। अच्छा, तो तुम अपने दर्जनों मुसल्लह हवारियों का अंजाम देखो, अभी तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैंने अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों से कहा कि वो उन हवारियों का सफाया करें। 1 मिनट के बाद एक हवारी ने अचानक अपने 2 साथियों को गोली मारी। तीसरे ने गोली मारने वाले को गोली मारी। फिर तो एक दूसरे पर फायरिंग का सिलसिला चल पड़ा। वो हवारी अपने ही साथियों की फायरिंग से बच रहे थे और उन पर जवाबी फायर कर रहे थे। बोगार्ड चीख चीख कर उन्हें फायरिंग रोकने का हुक्म दे रहा था, लेकिन यह खून खराबा उस वक्त रुका। अब सिर्फ एक हवारी रह गया, बाकी मर गए। उस हवारी ने गन सीधी करके बोगार्ड का निशाना लिया। वो एकदम से बदहवास होकर पीछे हटते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो? वो बोला, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे तमाम जांबाज एक दूसरे को मारते और मरते रहे? अब हम दोनों रह गए हैं। हम दोनों में से कोई एक रहेगा। अपना रिवॉल्वर निकालो। ये टेलीपैथी जानने वालों का हुक्म है, मार दो या मर जाओ। वो अपना रिवॉल्वर निकालते हुए बोला, मिस्टर फरहाद, मुझे माफ़ कर दें। मैं समझ रहा था आप अकेले हैं। मेरे तमाम जांबाजों के अंदर नहीं जा सकेंगे। आपने तो 10 मिनट के अंदर सभी को मौत के घाट उतार दिया। मैं आपके सामने घुटने टेक रहा हूँ। उसने ज़मीन पर दोनों घुटने टेक दिए। मैंने कहा, तमाम मुसाफिरों को भी जहाज़ की तरफ ले जाओ। ये सब सलामती के साथ अपने घरों तक पहुँचेंगे तो तुम भी सलामत रहोगे। मैंने सोनिया के पास आकर कहा, खुदा का शुक्र है किसी मुसाफिर को माली या जानी नुकसान नहीं पहुंचा। तुम खुश हो? मैं अपने पोते से बहुत खुश हूँ। मुझे इस पर फख्र है। मैं बोगार्ड और सैंडी ग्रे के खिलाफ जब भी कुछ करना चाहती थी, अदनान मुझे रोक देता था। उसे आगे ही मिल चुकी थी कि सैंडी मरने वाला है। वो टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। बोगार्ड घुटने टेक देगा। मेरा ये पोता जानता था, इसलिए मुझे इन मामलात में मुदाखलत करने से बाज रखता रहा। उसने अपने पोते को दोनों बाजू में उठाकर चूम लिया। किबरिया ने कहा, मम्मा हम इंडिया में हैं, पापा भी यहाँ हैं। आप हमारे पास आ रही हैं ना? आला बीबी ने कहा, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप सीधी हमारे पास आएंगी। मैंने कहा, तुम्हारी मम्मी को पहले बाबा साहब के दायरे में जाना चाहिए। हम अपने पोते को जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी के सामने पेश करना चाहेंगे। वो अदनान की परवरिश, तालीम और तरबियत के सिलसिले में हदायत देंगे। वो 2 घंटे बाद त्यारे में सफ़र कर रहे थे। वो त्यारा चिल्ली की तरफ जा रहा था। सोनी और अदनान को वहां से बाबा साहब के दायरे में जाना था। हम यही चाहते थे। तकदीर क्या चाहती थी ये हम नहीं जान सकते थे। फरमान को हासिल करने के लिए बड़ी रस्साकशी हो रही थी। आला बीबी उसे अनीता से छीन रही थी। चंडाल जोगिया उसे अपनी बेटी के लिए छीन लेना चाहता था। तीसरा फ्रीक जोगी बड़बोला था। उसे एक टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत थी। वो चंडाल जोगिया का मुकाबला करने के लिए फरमान की टेलीपैथी से इस्तेफादा करना चाहता था। इसलिए गार वाले स्थान में पहुंचकर एक ऐसा मंत्र पढ़ रहा था जिसके असर से फरमान तमाम रुकावटें तोड़कर उसकी तरफ खिंचा चलाता। माजी में पूजा की दादी अम्मा ने ऐसे ही मंत्र पढ़कर काले अमल के हथकंडों से किबरिया को अपना मामूल बनाया था। वो मंत्रों के असर से उसके पास दौड़ा चलाया था। अली ने फरमान को मुकाबले में जख्मी करके अल्पा को इसके अंदर पहुंचा दिया ताकि चंडाल जोगिया उसके दिमाग पर कब्जा न कर सके। इसके बाद वो अपनी कार में बैठकर उसे वहां से ले जाने लगी। फरमान अनीता को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर अल्पा ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा रखा था। उसे ज़बरदस्ती आली के साथ कार में बिठाया था। वो अपने इख्तियार में नहीं रहा था। बहुत मजबूर होकर आली के साथ जा रहा था। झुंझला कर कह रहा था, मेरी अनीता टैक्सी के पास बेहोश पड़ी है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। आली ने कहा, अनीता को उसका बाप चंडाल ले जाएगा, तुम उसकी फिक्र ना करो। उसकी फिक्र मैं क्यों ना करूं? वो मेरी होने वाली दुल्हन है, मेरी जान है। वो होने वाली दुल्हन है, अभी हुई नहीं है। जब दुल्हन बन जाएगी तो उसे जान से लगा कर रखना। कभी तुम मुझे अपनी जान कहते थे। मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें जान कहा था। अनीता पिछले जन्म से मेरी महबूबा है। अच्छा, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात नक्श हो गई है कि तुम एक बार मरने के बाद ये दूसरा जन्म लेकर इस दुनिया में आए हो। बेशक यही बात है। अनीता से मेरा प्यार सच्चा था।
मैं सिर्फ उसी के लिए दोबारा इस दुनिया में आया हूँ, मुझे जाने दो। वस्तु वे बोली, फिर तो तुम्हारा नाम और तुम्हारा मजहब भी बदल गया होगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनिल शर्मा है। तुम ख्वामखा मुझे फरमान कहती हो। ये बताओ इस वक्त मेरे अंदर कौन है, कौन मुझे जाने से रोक रहे? एल्पा ने उसके अंदर कहा, मैं हूं तुम्हारी सिस्टर एल्पा। तुमने तो मुझे भी बुला दिया होगा। सिस्टर, मुझसे ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो? मुझे अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने से क्यों रोका जा रहा है? फरमान, हम तुम पर जबर नहीं कर रहे हैं। अनीता के बाप चंडाल ने तुम पर काला अमल किया है। वो ज़बरदस्ती तुम्हें हमसे छीन रहा है। मुझ पर किसी ने जादू नहीं किया है। तुम मेरी दिमागी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रही हो। मैं तवानाई हासिल करते ही शिकंजे से निकल जाऊंगा। ठीक है, जब तवानाई हासिल हो तो चले जाना। अभी ख्वामखा बहस ना करो, खामोश रहो। आली ने अल्पा से कहा, सिस्टर मैं चाहती हूँ आगे किसी शहर में चंद घंटों के लिए काम करूँ। वहाँ किसी होटल के कमरे में रहकर फरमान पर तरमीम अमल किया जाए। तुम इस तरह अमल करो कि इसके जहन से जादू का असर खत्म हो जाए। इसका ब्रेन वॉश होगा, तब ही ये अनीता और चंडाल के शिकंजों से निकल पाएगा। चंडाल जोगी अपनी बेटी को होश में लाने, उसे होटल के कमरे में पहुंचाने में मसरूफ था। वो समझ रहा था कि आली किसी और टेलीपैथी जानने वाले के जरिए फरमान के दिमाग पर कब्जा जमा चुकी है, उसे कहीं दूर ले जा रही है। फिर उसने यह भी मालूम किया था कि जोगी बड़बोला उसकी बेटी अनीता को हलाक करके फरमान को अपने कब्जे में लाना चाहता था। जोगी बड़बोला का मंसूबा नाकाम रहा। अनीता हलाकत से बच गई। बड़बोला हर हाल में फरमान को हासिल करना चाहता था, इसलिए अपने स्थान में जाकर मंत्र पढ़ने और काले अमल में मसरूफ हो गया। चंडाल ने अनीता को होटल के कमरे में पहुंचा दिया। वो होश में आकर फरमान का पूछ रही थी, मेरा अनिल कहाँ है? वो बोला, बेटी तुम्हारे सितारे गर्दिश में है। अनिल इस जन्म में तुमसे फिर बिछड़ गया है। तुम चिंता न करो, मैं उसे वापस लाऊंगा। वो फरहाद की बेटी बहुत ही जिद्दी और ज़बरदस्त है। वो टेलीपैथी के जरिए बाजी ले जा रही है। मैं काले जादू के जरिए बाजी पलट दूंगा। तुम्हारी तबीयत बहाल हो जाए तो होटल छोड़कर मेरे पास चली आओ। मैं होटल नहीं छोड़ूंगी। अनिल यहाँ आएगा तो मुझे नहीं पाएगा, मुझे तलाश करेगा। वो अब वहाँ नहीं आएगा। मैं काला अमल कर रहा हूँ, ऐसा मंत्र पढ़ रहा हूँ कि सब कुछ भूल कर मेरे पास दौड़ा चलाएगा। ऐसा है तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम कुछ भी करो, उसे फौरन मेरे पास बुलाओ। चंडाल बेटी के दिमाग से निकलकर फरमान के अंदर आया। उस वक्त आली और अल्पा खामोश थी। उसने कहा, अनिल मैं चंडाल जोगिया बोल रहा हूँ। मुझे नीता ने तुम्हारे पास भेजा है। वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारी जुदाई में रो रो कर हलकान हो रही है। वो तड़प कर बोला, मैं क्या करूँ? कैसे अपनी अनीता के पास जाऊँ? सिस्टर एल्पा ने मेरे दिमाग पर कब्जा जमा रखा है। फिर तो वो तुम्हारे अंदर अब भी मौजूद होगी। एल्पा ने कहा, हाँ मैं मौजूद हूँ। बेहतर है तुम चले जाओ, वरना इसे सांस रोकने पर मजबूर करूंगी तो तुम दिमाग से निकल जाओगे। क्या मुझे नादान बच्चा समझती हो? ये सांस रोकेगा तो तुम भी इसके दिमाग से निकल जाओगी। मैं यही चाहता हूँ, निकल जाओ, चली जाओ। मुझे यहाँ से निकालने की हसरत दिल ही में मुझे यहाँ से निकालने की हसरत दिल ही में रह जाएगी। जाओ, अपनी बेटी को सच बताओ कि यह फरमान है, अनिल नहीं है। ये अनिल है। हम हिंदू हैं, आवागोन को मानते हैं। इंसान मरने के बाद 7 बार जन्म लेता है। 2-4 जन्म और बढ़ा लो, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फरमान है, मुसलमान है, मुसलमान ही रहेगा। ये हिंदू है, हमारा है, हमारे पास ही आकर रहेगा। अभी तुम देखोगी कि ये कैसे तीर की तरह मेरी तरफ आएगा। वह दिमागी तौर पर अपने स्थान में हाजिर हो गया। मद्रास शहर से पहले रुस्तमपली नामी एक छोटा सा कस्बा था। वहां से 10 किलोमीटर दूर सदियों पुराने खंडरात थे। वहां एक खंडर को उसने अपना स्थान बना रखा था। वहां बैठकर काले जादू के अमल में मसरूफ रहा करता। इस वक्त भी वो काले अमल की तैयारी करने लगा। अपना मतलूब चाहे हजारों मील दूर हो, उसे बुलाने के लिए एक खास मंत्र पढ़ा जाता है और एक खास काला अमल किया जाता है। वो वही मंत्र पढ़ने लगा, वही मखसूस अमल करने लगा। दूसरी तरफ जोगी बड़बोला भी बिल्कुल वही अमल कर रहा था, वही मंत्र पढ़ रहा था। ऐसे वक्त चंडाल जोगिया एक तरफ आली और अल्पा के खिलाफ था, दूसरी तरफ जोगी बड़बोले के मुकाबले पर मंत्र पढ़ रहा था। उन सबके दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। किसकी जीत और किसकी हार होने वाली थी, इसका नतीजा चंद घंटों में सामने आने वाला था। आली ने किबरिया को मुखातिब किया, फिर उसे अपने दिमाग में आने को कहा। उसने आकर पूछा, खैरियत है? खैरियत नहीं है। फरमान काले जादू से मुतासिर है। मैं तुम्हें एक लड़की अनीता के अंदर पहुंचा रही हूँ। ये अनीता कौन है? तुम उसके ख्यालात पढ़ोगे तो बहुत कुछ मालूम होगा। तुम उस पर तनवीम अमल करके उसके दिमाग को लॉक कर दो। उसने किबरिया को अनीता के दिमाग में पहुंचाकर एल्पा से कहा। किबरिया अनीता के दिमाग को लॉक करने गए। इसके बाद ना तो चंडाल अपनी बेटी के दिमाग में पहुंच सकेगा और ना ही फरमान उससे दिमागी राब्ता कर सकेगा। उन दोनों को मालूम नहीं हो सकेगा कि अनीता कहाँ गुम हो गई है। एल्पा ने कहा, यह तुमने अच्छा किया। एक काम और करो, चंडाल जोगी और जोगी बड़बोले के दरमियान दुश्मनी है, उन्हें आपस में लड़ा दो। समझ गई। अगर अनीता को बड़बोले के पास पहुंचा दिया जाए तो उन दोनों जादूगरों में ठन जाएगी। वो किबरिया के पास आकर बोली, एक जरूरी बात यह है कि उसके जादूगर बाप के खिलाफ एक और जादूगर जोगी बड़बोला है।
तुम उसके जहन में नक्श कर दो कि अपने बाप और अपने अनिल को भूलकर जोगी बड़बोले के पास जाएगी और उसके ज़ेर असर रहा करेगी। ठीक है, मैं तनवीमी अमल के दौरान में ये बातें उसके जहन में नक्श कर दूंगा। जब किबरिया नीता के अंदर पहुंचा तो वो होटल के कमरे में थी। अपना और फरमान का तमाम सामान समेटकर वहां से जाने वाली थी। किबरिया ने उसके अंदर कमजोरी और सुस्ती पैदा की। वह सफरी बैग को एक तरफ रखकर थके अंदाज में बैठ गई। सोचने लगी, बेहोशी के बायस कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे थोड़ी देर आराम करने के बाद जाना चाहिए। वो बेड पर लेट गई। फरमान को याद करते हुए अंगड़ाई लेने लगी। किबरिया उसके जहन को आहिस्ता आहिस्ता थपकने लगा। वो सोना नहीं चाहती थी, जल्द से जल्द बाप के पास पहुंचना चाहती थी। वहां फरमान से अपने अनिल से मिलने की तवक्को थी। वो नींद से लड़ने लगी। टेलीपैथी के जरिए लाई जाने वाली नींद उस पर हावी हो गई। वो तनवीमी अमल करने से पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ने लगा। उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प थी। वो फरमान को अपना वो महबूब समझ रही थी जो मर चुका था, लेकिन उसके अकीदे के मुताबिक वो दूसरा जन्म लेकर फिर इस दुनिया में उससे मोहब्बत करने आया था। किबरिया बड़ी दिलचस्पी से उसके तमाम हालात पढ़ रहा था। फिर उसने तनवीमी अमल किया। उसके ज़हन में ये नक्श किया कि वो तनवीमी नींद पूरी करने के बाद होटल से निकलकर सीधी जोगी बड़बोला के पास जाएगी। अपने बाप चंडाल जोगी और अपने अनिल शर्मा को भूल जाएगी। दूसरी बात यह नक्श की कि वो सिर्फ आला बीबी की आवाज़ को महसूस नहीं करेगी। 2 घंटे के बाद तनवीमी नींद पूरी करके जोगी बड़बोले के पास चली जाएगी। वो चला गया। उस वक्त आला बीबी फरमान के साथ एक होटल के कमरे में पहुंची हुई थी। उसने कहा, सिस्टर, फरमान को यहाँ बुलाओ और तनवीमी अमल के जरिए उसका ब्रेन वॉश करो। मैं जोगी बड़बोले से रब्ता कर रही हूँ, उसके दिमाग को जल्द ही लॉक करो। उसने एक सोफे पर बैठकर ख्याल ख्वानी की परवाज की। बड़बोले के अंदर पहुंची तो उसने सांस रोक ली। आली ने 2-3 बार उसे मुखातिब किया, मगर वो कुछ सुनने से पहले ही सांस रोक रहा था। इस वक्त उसका काला अमल बड़ी उठान पर था। उसके खास मंत्र का असर फरमान पर होने वाला था। वो उस टेलीपैथी जानने वाले को अपने कदमों तक आने पर मजबूर करने ही वाला था, इसलिए आला बीबी को नज़रअंदाज कर रहा था। दूसरी तरफ चंडाल जोगिया भी बिल्कुल इसी अमल में मसरूफ था। उसे भी यकीन था कि फरमान जल्द ही उसकी तरफ आने वाला है। फरमान बेड पर लेटना नहीं चाहता था। वो समझ रहा था कि अल्पा उस पर अमल करने वाली है, लेकिन अल्पा ने उसके दिमाग पर अच्छी तरह कब्जा जमा लिया। वो ना चाहते हुए भी लेट गया। चारों शाने चित हो गया। आला बीबी ने उसके दिमाग में झांक कर देखा। वो अल्पा के ज़ेरे असर था। वो मुतमईन होकर गुसल खाने के लिए बाथरूम में चली गई। अल्पा आहिस्ता आहिस्ता फरमान के जहन को थपक रही थी। उसी वक्त उसने महसूस किया कि फरमान के दिमाग पर धुंध छा रही है। दूर, बहुत दूर से किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। अल्पा ने अंदाज़ा लगाया कि दुश्मन मंतर पढ़ रहे। उसके असर से फरमान का जहन धुंधला रहे। वो ख्याल ख्वानी की पूरी कुव्वत से उस पर हावी होने की कोशिश करने लगी। वो एकदम से उठकर बैठ गया। इसके साथ ही सोच की लहरें उसके दिमाग से निकल गईं। अल्पा हैरान हुई, फिर उसके दिमाग में गई, फिर निकल आई। उसका दिमाग जैसे पत्थर का हो गया था। सोच की लहरों को रास्ता नहीं मिल रहा था। अब वो उसे देख नहीं सकती थी कि वो क्या कर रहा है, बेड पर है या वहां से उठ गया है। उसने फौरन ही आला बीबी को मुखातिब किया। आली, मालूम होता है चंडाल का जादू असर कर रहा है। फरमान का दिमाग मेरी गिरफ्त से निकल गया है। फौरन बाहर आकर देखो वो कहाँ है और क्या कर रहा है। वो परेशान होकर बोली। ओ गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसका जादू टेलीपैथी पर हावी हो जाएगा। वह जल्दी जल्दी लिबास पहनते हुए ख्याल ख्वानी के जरिए फरमान के दिमाग तक पहुंची, मगर सोच की लहरों को रास्ता नहीं मिला। लिबास पहनने में कुछ वक्त लगा। फिर वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर कमरे में आई। वहां फरमान नहीं था। वो तेजी से दौड़ती हुई लिफ्ट में पहुंची। वहां से ग्राउंड फ्लोर पर आई। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पार्किंग एरिया में आकर देखा, उसकी कार नहीं थी। फरमान इसे ले गया था। अल्पा ने पूछा, ये कहाँ गया होगा? मैं इतना जानती हूँ कि चंडाल जोगिया रुस्तम पुली नामी एक छोटे से टाउन में रहता है। मुझे उसी तरफ जाना चाहिए। फरमान का ताक़ुब करने के लिए दूसरी कार की ज़रूरत थी। उसने अल्पा से कहा, सिस्टर तुम जाओ, मैं दूसरी कार लेकर उसके ताक़ुब में जा रही हूँ। अल्पा चली गई। होटल का काउंटर रेंटेड कार हासिल करने के लिए मखसूस था। उसी वक्त मैंने उसे मुखातिब किया, बेटी कहाँ हो, क्या कर रही हो? पापा, फरमान एक खतरनाक जादूगर के चक्कर में पड़ गया, सैरज़दा होकर कहीं चला गया, मैं उसके ताक़ुब में जा रही हूँ। बेटे उसे जाने दो, हम बाद में उसे ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारी मम्मा और अदनान ब्राज़ील के एक जंगल में है। मैंने किबरिया को तुम्हारी मम्मा के दिमाग में पहुंचाया। आओ तुम्हें भी पहुंचा दूं। वो मेरे अंदर आई। मैंने उसे सोनिया के अंदर पहुंचा दिया। ये उस वक्त की बात है जब सोनिया और अदनान ने रिहाई हासिल नहीं की थी। आली होटल के कमरे में आकर अपनी माँ के पास पहुंच गई। माँ एक अरसे से बिछड़ी हुई थी, अपनों की तलाश में भटक रही थी। आली के जज्बात माँ के लिए उमड़ आए थे। उसने फिलहाल फरमान को नज़रअंदाज कर दिया, इस यकीन के साथ कि बाद में उसे ढूंढ निकालेगी। फरमान पर बेखुदी का आलम तारी था। वो कार ड्राइव करता जा रहा था। ये नहीं जानता था कि उसे कहाँ पहुँचना है, ये जानने के बावजूद कि वो रास्तों को पहचान रहा था। दिमाग रहनुमाई कर रहा था कि उसे किन रास्तों से गुजरते रहना है। जोगी बड़बोले को पूरा यकीन था कि उसका मतलूब उसकी तरफ खिंचा आ रहा है। चंडाल जोगिया को भी यकीन था, उसका ये काला अमल कभी नाकाम नहीं रहता था।
वो पहले भी ऐसे अमल में कामयाब होता रहा था। दोनों का अमल एक जैसा था। दोनों को कामयाबी का यकीन था और मामूल नहीं जानता था कि वो किस आमिल की तरफ जा रहे। वो बड़ी तेज रफ्तारी से अंधाधुंध ड्राइव कर रहा था। अंधी रफ्तार अक्सर मुंह के बल गिराती है। एक जगह उसकी कार एक गाड़ी से टकरा गई। स्टीयरिंग हाथों से बहक गया। वो पहाड़ी रास्ता था। खैरियत हुई कि कार ढलान की तरफ नहीं गई। दूसरी गाड़ी उधर गई, फिर सैकड़ों फुट की गहराई में लुढ़कती चली गई। उसकी कार दो भारी पत्थरों के दरमियान जाकर फंस गई। स्टीयरिंग से टकराने के बायस पेशानी लहूलुहान हो गई। उसने दोबारा कार स्टार्ट की। पता चला गियर बॉक्स बैठ गया है। गाड़ी आगे जा सकती थी ना पीछे हो सकती थी। वो एक कपड़े से लहू पहुंचता हुआ कार से बाहर आ गया। काले अमल के असर से उसके अंदर आगे बढ़ते रहने की तड़प थी। वो आगे वीरान रास्ते पर दौड़ता हुआ जाने लगा। उधर उन दोनों को उस वक्त तक मंतर पढ़ते रहना था जब तक कि वो उनके सामने पहुंच ना जाता। पता नहीं वो किसके सामने हाजिर होने वाला था। चूंकि कार में नहीं था, दौड़ता हुआ आ रहा था, इसलिए उन्हें अब देर तक पढ़ते रहने में मसरूफ रहना था। उनमें से जो मुसलसल पढ़ने वाला थक जाता वो नाकाम हो जाता। फिलहाल ये भी मालूम नहीं था कि कौन नाकाम होने वाला है। वो दौड़ते दौड़ते थक रहा था, हाँप रहा था। पता नहीं आगे और कितने किलोमीटर तक दौड़ना था। उसकी रफ्तार सुस्त होने लगी। कुछ फासले पर आगे एक कार खड़ी हुई दिखाई दी। एक शख्स कार का बोनट उठाए उसकी कोई खराबी दूर कर रहा था। फरमान वहां पहुंचकर हाँपने लगा। उस शख्स ने बोनट को गिराकर उससे पूछा, कौन हो तुम? फरमान ने उसके मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। वो अचानक हमले से बौखला गया। उसके संभलने से पहले कई हाथ पड़ गए। वो मुकाबले पर ठहर ना सका, सड़क पर गिर पड़ा। फरमान ने दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की। फिर इसे आगे बढ़ाता हुआ पहले की तरह तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करने लगा। ज़रा आगे जाकर उसे गाड़ी को रोकना पड़ा। पिछली सीट से हंसी की आवाज़ उभरी थी। उसने सर घुमाकर देखा। पीछे एक मोटी तगड़ी औरत बैठी तालियां बजाते हुए हंस रही थी। कह रही थी, तूने बहुत अच्छा किया, उसको मार के भगा दिया। वो मेरा पति था, मुझे पागल खाने ले जा रहा था। तुम सच सच बोलो, मैं पागल तो नहीं हूं ना? वो नागवारी से उसे देखकर फिर गाड़ी ड्राइव करने लगा। वो पीछे से उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, हम इस कार में स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहाँ हनीमून मनाएंगे। जब से शादी हुई है हनीमून के इंतजार में कवारी बैठी हूँ। उसने फरमान की गर्दन को बड़ी मोहब्बत और बड़ी कुव्वत से जकड़ लिया। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसने कार सड़क के किनारे रोक दी। गर्दन छुड़ाकर बाहर आया। पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। वह तकलीफ से चीखने लगी। वो उसे कार के बाहर खींचकर एक तरफ फेंक कर वहां से जाना चाहता था, लेकिन वो बाहर निकलते ही उससे लिपट गई। वो खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वो बहुत तगड़ी थी। यूं लग रहा था जैसे अच्छी तरह पहलवानी करने के बाद उसे दबोचने आई हो। फरमान शायद खुद को छुड़ाना पाता, लेकिन दोनों तरफ से पड़ने वाले मंत्र उसे जुनून में मुब्तला कर रहे थे। वो दोनों हाथों से उसका गला दबोचने लगा तो वो ढीली पड़ गई। उसने अच्छी तरह उसकी पिटाई करते हुए उसे ज़मीन पर गिराया। फिर फौरन ही कार में बैठकर इसे ड्राइव करता हुआ इस पागल औरत से दूर होता चला गया। वो दोनों मंत्र पढ़ने वाले परेशान हो रहे थे। उनका मतलूब उनके सामने हाजिर नहीं हो रहा था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे देर क्यों हो रही है। चंडाल जोगी ने सोचा, ख्याल ख्वानी के जरिए मालूमात हासिल करना चाहिए। उसने थोड़ी देर के लिए मंत्र पढ़ना छोड़ दिया। फरमान के दिमाग में पहुंचकर देखा, वहां धुंध छाई हुई थी। इस धुंध में खंडरात और एक पहाड़ी में एक कार दिखाई दे रहा था। उसने हैरानी से सोचा, ये मेरा स्थान नहीं है। ये अनिल कहाँ जा रहा है? जोगी बड़बोला बाजी ले जा रहा था। इसकी वजह यह थी कि उसने बहुत पहले से मंत्र पढ़ना शुरू किया था। उस वक्त चंडाल अपनी बेहोश बेटी अनीता को होटल में ले गया था। उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के चक्कर में काफ़ी वक्त गुजर गया था। जोगी बड़बोले का मंत्र फरमान को बहुत पहले से मुतासिर कर रहा था। वो उसी की तरफ दौड़ा चलाया था। चंडाल ने गरज कर पूछा, अनिल तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ और अमल कर रहा हूँ, मेरे पास आओ। उसकी आवाज़ फरमान तक नहीं पहुँच रही थी। उसकी सोच की लहरें भी कमज़ोर पड़ रही थी। जोगी बड़बोले का मंत्र हावी हो रहा था। चंडाल समझ नहीं पा रहा था कि उसके जादू का तोड़ कौन कर रहा है। उसने गरज कर पूछा, कौन है? कौन मेरा तोड़ कर रहा है? उसकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच रही थी। फिर उसकी सोच की लहरें वापस आ गईं। बड़बोले का मंत्र पूरी तरह हावी हो गया था। फरमान ने खंडरात में कार छोड़ दी। वहां से दौड़ता हुआ पहाड़ी कार में आया। वहां एक जगह अलाव रोशन था। जोगी बड़बोला आग के सामने पालती मारे मंत्र पढ़ रहा था। उसके आसपास मिट्टी के बर्तनों में माश की दाल, सिंदूर, राख और किसी मुर्दे की खोपड़ी पड़ी हुई थी। अलाव के एक तरफ सर कटा बकरा पड़ा हुआ था। उसका खून बहता हुआ अलाव की तरफ आ रहा था। माजी में पूजा की दादी ने किबरिया पर जैसा अमल किया था, जोगी बड़बोला ठीक उसी तरह फरमान पर अमल कर रहा था और उसे अपना फरमा बरदार बना रहा था। आला बीबी ब्राज़ील के जंगल में अपनी मामा और अदनान के साथ मसरूफ़ थी। उसे याद था कि अनीता 2 घंटे बाद तन्वीमी नींद से बेदार होगी, फिर होटल छोड़कर जोगी बड़बोले के पास जाएगी। उसने अल्पा से कहा, सिस्टर मैं बहुत मसरूफ़ हूँ,
तुम अनीता के पास चली जाओ, वो तन्वीमी नींद से बेदार होने वाली है। होटल से निकलकर बड़बोले के पास जाएगी। बड़बोला उन बाप बेटी का जानी दुश्मन है। मैं नहीं चाहती कि अनीता को जानी नुकसान पहुंचे। वो समझ गई। हमारी प्लानिंग यह है कि अनीता बड़बोले की कैद में रहे ताकि वो दोनों जादूगर आपस में लड़ते रहें। चंडाल ने अपने मंत्रों के जोर से फरमान को तुमसे छीन लिया है। हम उसकी बेटी को उससे छीन कर उसके दुश्मन के साए में रखेंगे। वह अनीता के पास आई। वह तन्वीमी नींद से बेदार हो गई। किबरिया ने उसके दिमाग को लॉक किया था। वह सिर्फ आला बीबी की सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकती थी। एल्पा उसी का लबो लहजा इख्तियार करके उसके अंदर पहुंची हुई थी। अनीता बेदार होने के बाद बेड पर पड़ी रही, सोचती रही कि वो कहाँ है और किन हालात से गुजर रही है। उससे याद आया वो एक होटल में है। आज एक मार्केट में दुश्मनों ने उस पर कातिलाना हमला किया था। वो हमले से बच गई थी, लेकिन आली ने उसे एक ऐसा हाथ मारा था कि वो बेहोश हो गई थी। इस बेहोशी के बाद शायद अब होश में आई थी। बहुत कुछ याद कर रही थी, लेकिन फरमान याद नहीं आ रहा था। किबरिया के तन्वीमी अमल के मुताबिक वो फरमान को और अपने बाप चंडाल जोगिया को भूल चुकी थी। उसका जहन कह रहा था मुझे एक बहुत बड़े तांत्रिक जोगी बड़बोले के पास जाना चाहिए। वो उठकर शावर लेने गई। एल्पा आधे घंटे के लिए उसके दिमाग से चली गई। फिर वापस आई तो वो लिबास पहनकर अपना सफरी बैग उठा रही थी। एक तरफ फरमान का बैग रखा हुआ था। वो इसे देखकर सोचने लगी, इसके अंदर मर्दाना कपड़े और शेविंग वगैरह का सामान रखा हुआ था। उसने सोचा ये बैग मेरे कमरे में क्यों है? क्या मेरे साथ यहाँ कोई और भी था? एल्पा ने उसकी सोच में कहा, नहीं, भला मेरे साथ कौन हो सकता है? इस कमरे में मुझसे पहले कोई मुसाफिर आया था। वो अपना ये बैग भूल कर चला गया। उसे याद आएगा तो वो आकर इसे ले जाएगा। मुझे ये सोचना है कि जोगी बड़बोला कहाँ मिलेगा। ये सोचती हुई अपना बैग उठाकर नीचे काउंटर पर आई। वहाँ होटल का बिल अदा करने लगी। काउंटर गर्ल से कहना चाहती थी कि कोई मुसाफिर अपना बैग उस कमरे में भूल कर चला गया, लेकिन एल्पा ने उसे ऐसा कहने का मौका नहीं दिया। वो बैग उठाकर होटल के बाहर आई। वहाँ कई टैक्सियाँ खड़ी हुई थी। ड्राइवर गंगू उसे देखते ही दौड़ता हुआ आया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैडम आइए, कहाँ जाएंगी? उसने पूछा, क्या तुम जोगी बड़बोले महाराज का स्थान जानते हो? वो उसके हाथ से बैग लेकर बोला, जानता हूँ मैडम, मैं तो उनका चेला हूँ, मैं अभी वहाँ पहुँचा दूंगा। वो टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गई। गंगू से लेकर शहर से बाहर खंडरात में आया। वहाँ गाड़ी रोक दी। उसका बैग उठाकर बोला, यहाँ से गाड़ी का रास्ता नहीं है, पैदल जाना होगा। ज़्यादा दूर नहीं है, वो सामने पहाड़ी के गार में जाना है। वो उसके साथ खंडरात के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई गार में आई। वहाँ का मंजर देखकर घबरा गई। एक जगह अलाव रोशन था। उसके आसपास किसी मुर्दे की खोपड़ी थी। एक तरफ कटा हुआ बकरा पड़ा था। उसके करीब फरमान आंखें बंद किए ज़मीन पर लेटा हुआ था। अनीता उसे देखकर पहचान ना सकी कि वो उसका अनिल शर्मा है। वो अपने महबूब को भूल चुकी थी। जोगी बड़बोले ने कहका लगाते हुए कहा, मेरे दुश्मन की बेटी आई है। गंगू, तूने इसे यहाँ लाकर मुझे खुश कर दिया। गंगू ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये अपनी मर्जी से आई है। तुम्हारा पता पूछ रही थी, मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। जोगी बड़बोले ने ताज्जुब से अनीता को देखकर पूछा, तुम मेरा पता क्यों पूछ रही थी? वो बोली, मैं नहीं जानती। मेरा दिल तुम्हारे पास आने के लिए मचल रहा था, मैं बेख्तियार चली आई हूँ। वो घुरा कर बोला, तेरा बाप तुझे यहाँ लाया है। देख, तेरा यार मेरा गुलाम बन चुका है। अभी आंखें खोलने के बाद सब कुछ भूल जाएगा, सिर्फ मेरा गुलाम बन के रहेगा। उसकी बातों ने अल्पा को चौंका दिया। वो और आला बीबी समझ रही थी कि चंडाल ने फरमान को अपने जादू से जकड़ रखा है, लेकिन जोगी बड़बोले ने उसे जकड़ रखा था, उसे अपना मामूल बना चुका था। आला बीबी चाहती थी कि चंडाल ने फरमान को ट्रैप किया है, तो जवाबी कार्रवाई के तौर पर अनीता को बड़बोले के पास पहुंचाया जाए। इस तरह दोनों जादूगरों में ठन जाएगी। अनीता इस तरह फरमान से दूर रहेगी। उसे बहुत ज़्यादा दूर रखने के लिए उसके जहन से अनिल शर्मा को मिटा दिया गया था, लेकिन जो बाजी खेली गई थी वो कुछ से कुछ हो गई थी। आला बीबी के मंसूबे के खिलाफ अनीता और फरमान फिर करीब आ गए थे। इंडियन टॉप सीक्रेट सर्विस के डीजी रघुनाथ सहाय ने बड़ी तेजी दिखाई थी। उसने मेरे बेटे को अगवा करना चाहा। मैंने उसी के बेटे को किबरिया बनाकर उसके पास पहुंचा दिया। मैंने रघु के साथ जो ड्रामा प्ले किया वो पहले बयान हो चुका है। मैंने उसके बेटे सोमनाथ को उसके हवाले करते वक्त गोलियां मारकर उसके दोनों घुटने तोड़ दिए। रघुनाथ बेटे को फौरी इमदाद पहुंचाने के लिए अस्पताल ले गया। वो मर नहीं सकता था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि वो सारी जिंदगी अपाहिज बनकर व्हील चेयर पर गुजारेगा। सोमनाथ की माँ रघुनाथ की बीवी धाड़े मार मार कर रोने लगी, कहने लगी, वो मुजरिम कौन है? वो तुम्हारा दुश्मन था, उसकी दुश्मनी तुमसे थी। उसने मेरे बेटे को अपाहिज क्यों बना दिया? रघुनाथ ने गुस्से से कहा, उसका नाम फरहाद है, वो बहुत ही कम ज़र्फ है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है। तुम फिक्र न करो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रघुनाथ अपनी बीवी के साथ अस्पताल के एक कमरे में था। सोमनाथ के दोनों घुटनों पर प्लास्टर चढ़ाया गया था। वो बेड पर पड़ा हुआ था। माँ एक चाकू से सेब काट कर उसे खिला रही थी। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने वो चाकू रघुनाथ साय के बाजू में घोंप दिया।
वो योगा का माहिर था। मेरी सोच की लहरों को अपने अंदर आने से रोक दिया करता था। उसकी बीवी ने मेरी मर्जी के मुताबिक पूछा, अब बोलो, फरहाद कमज़र्फ है या तुम कमीने हो? पहले तुमने उसके बेटे को अगवा किया था, तुमने उसे दुश्मनी पर मजबूर किया, उसने जवाबन हमारे बेटे का ये हाल किया है, उसकी तबाही के जिम्मेदार तुम हो। सोमनाथ ने बेड पर से चीख कर कहा, मम्मी क्या पागल हो गई हैं? आपने डैडी को जख्मी क्यों किया है? मैंने रघुनाथ के दिमाग में पहुंचकर कहा, बड़ी खुशफहमी थी कि तुम्हारे अंदर नहीं आ सकूंगा, अब बीवी और बेटे के सामने बोलो। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो अपने जख्मी बाजू को थाम कर कुर्सी पर बैठ गया, फिर बोला, बेटे तुम्हारी माँ ने मुझे जख्मी किया, अच्छा ही किया, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। अगर मैं फरहाद के बेटे को अगवा ना करता तो वो भी तुम्हें अगवा ना करता। जैसे को तैसा के मुताबिक उसने मुझे यह सज़ा दी है। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि वो मेरे बेटे को ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज बना देगा। उसकी बीवी चाकू से हमला करने के बाद परेशान हो गई थी, जख्म मामूली था। वो उसकी मरहम पट्टी करते हुए बोल रही थी, ये मुझे क्या हो गया था? मैं बेटे की हालत देखकर पागल हो गई हूँ। ऐसा भी क्या पागलपन है? मैंने ऐसा क्यों किया? वो बोली, तुम नहीं समझोगी। फरहाद ने तुम्हारे दिमाग में घुसकर हमला कराया है ताकि वो मेरे दिमाग में आए और मैं सच बोलने पर मजबूर हो जाऊं, और मैं मजबूर होकर सच बोल रहा हूं। वो बोली, मैं मानती हूं, आपने उसके बेटे को अगवा किया, आपसे गलती हो गई। उसने भी हमारे सोमनाथ को अगवा किया, लेकिन आपने उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर उसने सोमनाथ की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी? वो बोला, सच तो ये है कि वो सोमनाथ को अगवा ना करता तो मैं उसके बेटे को तनवीमी अमल के जरिए अपना वफादार कुत्ता बनाकर रखता और फरहाद को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता। ये बात वो अच्छी तरह जानता था। मैं उसके बेटे को कुत्ता ना बना सका, उसने उसे अपाहिज बना दिया है। मैंने कहा, रघुनाथ तुम्हें यह गुरूर था कि फौलाद हो, कोई तुम्हें तोड़ सकेगा ना मोड़ सकेगा। हम भी ताकतवर हैं, लेकिन मगरूर होकर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, मगर तुम मेरे बच्चों तक पहुंच रहे थे। अब तुम अपनी सर्विस रिपोर्ट में लिखो कि फरहाद अली तैमूर से ऐसी दुश्मनी ना की जाए। तुम्हारे साथ जो हुआ है, तुम्हारे अकाबरीन इससे इबरत हासिल करें। मैं उसके दिमाग से चलाया। वह टॉप सीक्रेट सर्विस का डीजी था, बहुत बड़ा सरकारी ओहदेदार था। उसके बेटे की इयादत के लिए बड़े बड़े सरकारी ओहदेदार आ रहे थे। भारतीय अकाबरीनों से दिली हमदर्दी का इजहार कर रहे थे। सख्ती से यह अहकामात जारी किए जा रहे थे कि किसी भी तरह आकाश और पाताल में जाकर मुझे तलाश किया जाए। जिस पर फरहाद अली तैमूर का शुबा हो, उसे फ़ौरन गोली मार दी जाए। अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न के मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए कहा जा रहा था कि फ़रहाद हिंदी ज़ुबान रवानी से बोलता है, लेकिन उसकी बेटी और बेटा और उसके दूसरे टेलीपैथी जानने वाले सही तरह हिंदी बोल नहीं पाते। वो गैर मुल्की मुसलमान और ईसाई बनकर रहते हैं। लिहाजा जितने भी गैर मुल्कियों पर शुबा हो तो फ़ौरन उनके मुतल्लिक करीबी थाने में इतला दी जाए। एक बार हमें तलाश करने के लिए ज़ोरों शोर से मुहिम शुरू हुई। वहाँ कारोबार के लिए और सियाहत के लिए आने वाले गैर मुल्कियों की शामत आ गई। मामूली शुबे की बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया जाने लगा। उन मुल्कों के सफारत खाने भारत सरकार के खिलाफ शोर मचाने लगे, सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकियां देने लगे। ऐसे वक्त इंटेलिजेंस वालों ने एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड किया। वो मिनिस्टर बड़े राजदाराना अंदाज में किसी से फ़ोन पर कह रहा था कि वो असल मिनिस्टर को हलाक करने के बाद उसकी जगह लेकर बिल्कुल महफूज है, कोई उस पर शुबा नहीं करेगा। ये फ़ोन कॉल सुनते ही आर्मी के मुसल्लह जवानों ने उस मिनिस्टर के बंगले को चारों तरफ से घेर लिया। आर्मी के 2 अफसरान और चंद जवान बंगले के अंदर आए। उन्होंने मिनिस्टर को हिरासत में लेकर उसके चेहरे और गर्दन का अच्छी तरह मुआयना किया, फिर कहा, आजकल इतनी सफाई से प्लास्टिक सर्जरी की जाती है कि बदले हुए चेहरों पर शुबा नहीं होता। बेहतर है कि तुम अपनी असलियत जाहिर कर दो। मिनिस्टर ने कहा, आप लोग ख्वामखा मुझ पर शुबा कर रहे हैं। मैं देशभक्त हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। उसे उसकी फ़ोन कॉल सुनाई गई। वो परेशान होकर बोला, मैंने फ़ोन पर ऐसी बातें नहीं की हैं। मालूम होता है किसी ने मेरे बंगले में आकर चोरी छुपे मेरा फ़ोन इस्तेमाल किया और मेरी आवाज़ बनाकर बोलता रहे। आर्मी अफसर ने कहा, तुम बातें बना रहे हो, लेकिन हम तुम्हें बेनकाब करना जानते हैं। बड़े बड़े मुजरिम अपने चेहरे तब्दील कर लेते हैं, लेकिन अपनी उंगलियों के निशानात तब्दील नहीं कर पाते। हम तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स लेकर माहिरीन के पास भेजेंगे। वो तुम्हारे रिकॉर्ड के फिंगरप्रिंट से उसका मुआवजा करेंगे, फिर तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। मिनिस्टर ने घबरा कर पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी उंगलियों के निशानात नहीं दूंगा, चले जाओ यहाँ से। एक अफसर ने रिवॉल्वर से उसका निशाना लेकर कहा, चुपचाप यहाँ आकर बैठो, तुम्हारी उंगलियों के प्रिंट्स लिए जाएंगे। उसने बोलते बोलते अचानक चीख मारी। उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर पड़ा। वो दोनों हाथों से सर थामकर फर्श पर झुक गया। मिनिस्टर ने कहा, खबरदार, कोई मेरे करीब आएगा तो मैं इसे टेलीपैथी के हथियार से मार डालूंगा। हाँ, मैं फरहाद हूँ, फरहाद हूँ। उसका एतराफ़ सुनते ही मुसल्लह जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। उसे गोलियों से भून डाला। बेचारे फरहाद अली तैमूर को मार डाला।
थोड़ी देर तक सब खामोश रहे। उसे दूर से देखकर यकीन करते रहे कि फरहाद वाकई मर चुका है। करीब जाकर उसे टटोला गया। वो गोलियों से छलनी हो गया था। सबको यकीन हो गया कि वो मर चुका है। एक अफसर उसके दोनों हाथों की उंगलियों के प्रिंट्स लेने लगा। दूसरे अफसर ने अपने आला अफसरान से फ़ोन पर रब्ता करने के बाद कहा, सर, हमारा शुबा दुरुस्त निकला। फरहाद हमारे मिनिस्टर के भेस में यहाँ छुपा हुआ था। उसने टेलीपैथी के जरिए मेरे दिमाग में जलजला पैदा किया था और एतराफ़ किया था कि वो फरहाद है। हमने उसे गोली मार दी है। उसकी उंगलियों के प्रिंट्स लिए जा रहे हैं। उनके अकाबरीन ने यह हुक्म दिया था कि जिस पर फरहाद होने का शुबा हो उसे गोली मार दो। उन्होंने हुक्म की तामील की थी, लेकिन चंद घंटों के बाद फिंगरप्रिंट्स के माहिरीन ने बताया कि वो उनके ही देश के मिनिस्टर की उंगलियों के निशानात हैं। उन्होंने फरहाद के धोखे में अपने मिनिस्टर को मार डाला था। ये फरेब खुर्दगी यहीं ख़त्म नहीं हुई। मद्रास में सियाहत के लिए आने वाली एक लड़की ने खुद को फरहाद अली तैमूर की बेटी आला बीबी कहा। गुजरात में भी एक यहूदी लड़की ने यही कहा। उन दोनों को उन्हीं लम्हात में मौत के घाट उतार दिया गया। बाहर यूपी और महाराष्ट्र में 3 गैर मुल्कियों पर किबरिया होने का शुबा हुआ। उन्हें भी गोली मार दी गई। फिर तो उस देश में जैसे क़यामत आ गई। सयाहत के लिए, सियासी और कारोबारी मामलात के लिए आने वाले गैर मुल्की भारत छोड़कर भागने लगे। रूसी, इसराइली, जर्मनी और अमरीकी सफारत खाने वाले सख्ती से भारत सरकार को आखिरी धमकी देने लगे कि वहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस वाले गैर मुल्कियों के कत्ल से बाज ना आए तो वह सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। भारतीय हुकाम ने उन ममालिक से मुआफ़ी मांगी और अहकामात जारी किए कि आइंदा किसी गैर मुल्की का मुहासबा ना किया जाए, उन्हें किसी भी मामले में रोक टोक कर परेशान ना किया जाए। दूर ही दूर से अपने तौर पर उनके मुतल्लिक सही मालूमात हासिल की जाएं और हर हाल में उनकी जान और माल की हिफाजत की जाए। उनकी समझ में आ गया था कि हम ख्याल ख्वानी के ज़रिए किस किस तरह उन्हें उल्लू बना सकते हैं। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, ना ही अपने मुल्क से निकाल सकते थे। हम उनके गले में हड्डी की तरह अटके हुए थे। वो हमें ना निगल सकते थे, ना ही उगल सकते थे। मैंने रघुनाथ को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब वो इतनी जल्दी मेरे खिलाफ कुछ करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। मैं दिन रात वीटू के अंदर जाकर उसके मंसूबे मालूम किया करता था। अब तय किया कि दिन में एक ही बार उसके ख्यालात पढ़ूंगा तो बहुत कुछ मालूम होता रहेगा। वैसे मैं उसे आसानी से सस्ता छोड़ने वाला नहीं था। मैंने अमरीकी आर्मी के आला अफसर से कहा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर यह है कि इंडियन टॉप सीक्रेट सर्विस का डीजी रघुनाथ सहाय जख्मी है। तुम्हारा कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके ख्यालात पढ़ सकता है और तुम्हारे गुमशुदा ख्याल ख्वानी करने वाले वीटू का सुराग लगा सकता है। मैं ये शोशा छोड़कर उसके दिमाग से चलाया। अमरीकी अकाबरीन वीटू की गुमशुदगी से परेशान थे। उन्होंने फ़ौरन अपने एक टेलीपैथी जानने वाले को रघु के पास भेजा। वो उसके अंदर आकर ख्यालात पढ़ने लगा। चोरी छुप ना सकी। उसके चोर ख्यालात ने बताया कि वीटू पर तनवीमी अमल कराकर उसे भारत देश का वफादार बनाया गया है। उनके देश में कोई हिंदुस्तानी टेलीपैथी जानने वाला नहीं है। वीटू को एक खुफिया बंगले के तहखाने में कल्पना के साथ छुपा कर रखा गया था। ये इतनी अहम मालूमात थी कि अमरीकी हुक्काम फ़ौरन ही भारत सरकार पर चढ़ दौड़े। उन्हें सख्ती से वार्निंग दी कि 1 घंटे के अंदर वीटू से उसका राब्ता ना कराया गया तो वो भारत के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। भारतीय हुक्मरान परेशान हो गए। उन्होंने बातें बनाई कि वीटू उनकी कैद में नहीं है। उन्होंने उसी बंगले का पता बताया जिसके तहखाने में उसे कल्पना के साथ छुपा कर रखा गया था। भारतीय इंटेलिजेंस वालों ने फ़ौरन ही वीटू और कल्पना को दूसरी जगह मुंतकिल करके मासूमियत से कहा, फरहाद, आप लोगों को हमारे खिलाफ बहकार है। आपके सफारत खाने वाले इस बंगले में जाकर देख सकती हैं, वो तहखाना खाली है। उन्होंने कहा, हमें नादान ना समझो। वीटू को तुमने दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया है। हमारी ख्याल ख्वानी करने वाले तुम्हारे डीजी रघुनाथ के चोर ख्यालात पढ़ चुके हैं और चोर ख्यालात हमेशा सच बोलते हैं। उन्हें जवाब दिया गया, आप फरहाद की मक्कारियों को समझें। उसने रघुनाथ पर तनवीमी अमल किया और जो बातें उसके अंदर नक्श हैं वही उसके चोर ख्यालात बता रहे हैं। भारतीय हुक्मरानों की ढिठाई मशहूर है। चोरी पकड़ी जाने के बावजूद वो खुद को चोर तस्लीम नहीं कर रहे थे। सारे इल्ज़ाम मुझ पर धर रहे थे। अमरीकी अकाबरीन मेरी चालबाजियों को भी समझते थे। वो कशमकश में मुब्तला हो गए। भारतीय चालबाजों पर शुबा कम था, मुझ पर ज़्यादा था कि मैं उन्हें भारत के खिलाफ भड़काऊं। रघुनाथ को फ़ौरन ही डीजी के ओहदे से हटा दिया गया। एक योगा के माहिर अर्जुन चोपड़ा को उसकी जगह लाया गया। वीटू मार्क्स को एक खुफिया अड्डे में छुपा कर रखा गया था। अर्जुन चोपड़ा ने डीजी का ओहदा संभालते ही वीटू का मुहासबा किया। उसे अपने सामने बिठाकर बोला, तुम जब भी फरहाद अली तैमूर के खिलाफ ख्याल ख्वानी करते हो बुरी तरह नाकाम रहते हो। इसकी वजह क्या है? उसने जवाब दिया, मैं समझने से कासिर हूँ कि फरहाद किस तरह मुझसे सबकत ले जाता है। पहली बार तुम उसके दिमाग में गए तो वह एक गार में ज़ख्मों से चूर था। वहाँ से कहीं जाने के काबिल नहीं था। तुमने यह सब कुछ उसके चोर ख्यालात पढ़कर मालूम किया था। क्या चोर ख्यालात गुमराह करते हैं, सच नहीं बताते। चोर ख्यालात कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन फरहाद टेलीपैथी का सबसे पुराना खिलाड़ी है। वो चोर ख्यालात के ज़रिए भी धोखा देता है।
चलो मान लेता हूं कि उसने पहली बार धोखा दिया, लेकिन दूसरी बार उसके बेटे किबरिया को अगवा किया गया। वो किबरिया नहीं था, दरअसल रघुनाथ का बेटा सोमनाथ था। तुम सोमनाथ के चोर ख्यालात पढ़कर भी धोखा खा गए, उसकी असलियत मालूम न कर सके। फरहाद ने तनवीमी अमल के जरिए सोमनाथ को किबरिया बना दिया था। मैं पूछता हूँ, जब एक बार चोर ख्यालात पढ़कर धोखा खा चुके थे, तो तुमने और रघुनाथ ने यह क्यों नहीं सोचा कि फरहाद चोर ख्यालात के जरिए भी धोखा देता है? तुम ख्याल ख्वानी से यह भी मालूम ना कर सके कि सोमनाथ को मेकअप के जरिए किबरिया बनाया गया है। तुम उसका मेकअप भी सही तरह चेक ना कर सके। मुझे शुबह है कि फरहाद तुम्हारे अंदर आता है और तुम्हें सही ख्याल ख्वानी से पास रखता है। वीटू ने कहा, मैं नहीं मानता। मैं किसी भी पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता हूँ, वो मेरे अंदर नहीं आता। ये तुम्हारा अपना ख्याल है, मैं अपना शुबा दूर करूंगा। अभी तुम पर दोबारा तनवीमी अमल किया जाएगा। आप ख्वामखा अपना वक्त ज़ाया करेंगे। मैं दोबारा ये अमल नहीं होने दूंगा। वो आमिल उस कमरे में आया जिसने पहले उस पर अमल किया था। वीटू उसका मामूल था, उसके सामने तनवीमी अमल से इनकार न कर सका। उसने हुक्म दिया, दूसरे कमरे में जाओ और बेड पर लेट जाओ। वो उसके हुक्म के मुताबिक दूसरे कमरे में आ गया। वो आमिल अर्जुन चोपड़ा से हदायत हासिल कर रहा था कि तनवीमी अमल के दौरान में वीटू पर कौन कौन सी अहम बात नक्श की जाए। उधर वो बेड पर आकर लेट गया और महसूस कर रहा था कि आमिल की ताबेदारी में पहले जैसी शिद्दत नहीं है। उसका ज़हन जबरी तनवीमी अमल के खिलाफ था। आमिल ने तकरीबन 20 दिन पहले उस पर अमल किया था। इस अमल के असरात कमज़ोर हो रहे थे। दोबारा अमल के बाद उनमें पहले जैसी पुख्तगी आ सकती थी। वीटू ने दिल में ठान ली कि इस बार वो तनवीमी अमल को नाकाम बना देगा। वो चारों शाने चित लेटा हुआ था, उसके दोनों हाथ दोनों रानों तक पहुंचे हुए थे। आमिल ने कमरे में आकर उसे देखा, फिर उसके दाएं तरफ खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलने लगा, उसे हैप्नाटाइज करने लगा। वो साकित पड़ा हुआ बज़ाहिर उसका मामूल बना रहा, लेकिन चुपके से अपनी बाएं रान में जोर की चुटकी भर रहा था। इस तरह तकलीफ हो रही थी और उसका जहन बट रहा था। आमिल से मुतासिर नहीं हो रहा था। जब भी तकलीफ कम होती और वो आमिल से मुतासिर होने लगता तो बाएं रान में एक चुटकी जोर से लेता और आमिल के जवाब में उसकी बातें इस तरह से सैरज़दा होकर मानता जैसे उसका मामूल और ताबेदार बन चुका हो। इस तरह वो तनवीमी अमल आधा तीतर आधा बटेर होकर रह गया। आमिल उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़कर दूसरे कमरे में अर्जुन चोपड़ा के पास आया। उससे बोला, मैंने इस पर भरपूर अमल किया है। पहले अमल को मिटाकर ख़ास तौर पर यह बात इसके जहन में नक्श की है कि वो फरहाद या किसी भी ख्याल ख्वानी करने वाले को अपने अंदर महसूस करते ही सांस रोककर उसे भगा दिया करेगा। अर्जुन चोपड़ा ने पूछा, तुमने इसे मेरा मामूल बनाया है या नहीं? सर, मैंने इसके जहन में ये बात नक्श कर दिया कि वो हमेशा आपका गुलाम बन करेगा। वीटू ने लेटे ही लेटे आंखें खोलकर देखा। वो आमिल दरवाज़ा बंद करके गया था। वो बिस्तर से उठकर बैठ गया। उस कमरे में 2 अलमारियां थी जिनमें असलहा रखा जाता था। उसने एक अलमारी खोलकर एक रिवॉल्वर निकालकर इसे लोड किया, फिर एक साइलेंसर इसमें लगाया, कुछ फाजल गोलियां जेब में रख ली, फिर दरवाजे के पास आकर इसे छू कर देखा। वो दूसरी तरफ से मुकफ्फल नहीं था। उसने इसे ज़रा सा खोल कर देखा। वो आमिल अर्जुन चोपड़ा के सामने सोफे पर बैठा बातें कर रहा था। वो दोनों उसकी तनवीमी नींद पूरी होने के मुंतजिर थे। आहट सुनते ही दोनों ने सर घुमाकर देखा, फिर एकदम से उछलकर खड़े हो गए। वीटू मार्क्स साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर के साथ खड़ा हुआ था। दोनों उसके निशाने पर थे। आमिल ने बौखलाकर कहा, तुम तो तनवीमी नींद सो रहे थे। तुमने मुझे सुलाया था, मैं तुम दोनों को सुलाने आया हूँ। साइलेंसर लगा हुआ है, फायरिंग की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। अर्जुन चोपड़ा ने अपने तमाम मातियतों को हुक्म दिया था कि वह इस बंगले के अंदर ना आए। वो नहीं चाहता था कि तनवीमी अमल के दौरान में किसी तरह की मुदाखलत हो। अब अपना यह हुक्म उसे महंगा पड़ रहा था। उसने कहा, तुम हमें मारकर पछताओगे, यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे। ये मेरा मसला है कि मैं बाहर कैसे जाऊँगा। तुम अपनी बात करो, मुझे अपने दिमाग में आने दोगे या तुम्हें जख्मी करके आऊँ? वो थूक निकल कर बोला, तुम मेरे अंदर क्यों आना चाहते हो? प्लीज़ मुझसे कोई समझौता करो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पीछे आया, फिर एक हाथ से उसकी गर्दन दबोच कर उसकी कनपटी से रिवॉल्वर लगाकर बोला, जो मजबूर होते हैं वो समझौता करते हैं। मैं मक्खन के बाल की तरह यहाँ से निकलूंगा। तुम बोलो, मैं अंदर आऊँ या गोली अंदर आए? नहीं, तुम आ सकते हो, आ जाओ। उसे जगह मिल गई। उसने अंदर पहुँचते ही उसके अंदर जलजला पैदा किया। इसके साथ ही उसके होंठों को सख्ती से बंद कर दिया ताकि उसकी चीखें ना उभरें। वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उसके होंठ ख्याल ख्वानी के जरिए सख्ती से बंद थे। वो चीखने के काबिल भी नहीं रहा था। ज़िबा होने वाले बकरे की तरह तड़प रहा था। आमिल का चेहरा जर्द पड़ गया। वह सहमी हुई नज़रों से वीटू को देख रहा था। उसने सोचा, क्या तुम मेरी सोच की लहरों को रोकोगे और जख्मी होना चाहोगे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम मेरे अंदर आ सकते हो, मगर प्लीज़ मुझे ऐसी दिमागी तकलीफ ना पहुंचाओ। वो उसके अंदर पहुंच गया। पहुंचते ही उसकी भी शामत आ गई। वो यकबारगी उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। उसके भी दोनों होंठ ख्याल ख्वानी के जरिए बंद हो चुके थे। वो बड़ी खामोशी से तड़पते हुए दिमागी तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा था।
वीटू मार्क्स ने कल्पना के अंदर पहुंचकर देखा। उसे उस बंगले के ड्राइंग रूम में बैठे रहने का हुक्म दिया गया था। वो अपने महबूब के इंतजार में बैठी हुई थी। वो बोला, हाय मेरी जान। वो खुश होकर बोली, शुक्र है तुमने याद तो किया। कितनी देर में आ रहे हो? मैं यहाँ बहुत मसरूफ़ हूँ, तुम चली आओ। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। वो अंदर आ गई। दरवाज़ा फिर अंदर से बंद हो गया। कल्पना ने आमिल और अर्जुन चोपड़ा को फर्श पर तकलीफ से कराहते हुए देखा। हैरानी से पूछा, ये क्या? ये किसी तकलीफ में मुब्तला है? हाँ, इनकी तकलीफ का दौर शुरू हो रहा है। इन्होंने मेरी मजबूरियों से फ़ायदा उठाया है। अब ये अपना अंजाम देखेंगे। वो खुश होकर उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, क्या तुम इनके शिकंजे से आज़ाद हो गए हो? थैंक्स गॉड, आज़ाद हो गया हूँ। यहाँ से निकलने से पहले अपने कमज़ोर दिमाग को पूरी तरह मुस्तहकम बनाना चाहता हूँ। वो दोनों फर्श पर बैठे अपना अपना सर सहला रहे थे। दिमागी तकलीफ किसी कदर कम हो चुकी थी। उसने हुक्म दिया, दूसरे कमरे में चलो। उन्होंने हुक्म की तामील की। वहाँ से उठकर उस कमरे में आए जहाँ आमिल ने वीटू पर नाकाम तनवीमी अमल किया था। वो कल्पना के साथ वहाँ आकर बोला, तुम फिर मुझ पर तनवीमी अमल करोगे और मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करोगे। कोई चालाकी दिखाओगे तो मारे जाओगे। उसने कल्पना को रिवॉल्वर देते हुए कहा, तुम अमल के दौरान इसकी बातें तवज्जो से सुनोगी। ये दो अहम बातें मेरे दिमाग में नक्श करेगा। एक तो ये कि मेरे दिमाग से पिछला तनवीमी अमल ख़त्म हो जाए। दूसरी बात यह कि फरहाद अली तैमूर या कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला कोई भी लबो लहजा इख्तियार करके आए तो मेरा जहन उसे महसूस कर ले और आने वाले को सांस रोक कर भगा दे। अमल के इख्तिताम पर यह सिर्फ आधे घंटे तक तनवीमी नींद सोने का हुक्म देगा। वो बोली, मैं समझ गई। इन तीनों बातों से ज़्यादा एक लफ्ज़ भी बोलेगा तो मैं इसे गोली मार दूंगी। शाबाश, चौकस रहना, इसे ज़रा भी छूट ना देना। मैं ज़रा इस डीजी से निमट लूँ। उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से एक रस्सी लाकर अर्जुन चोपड़ा से कहा, कुर्सी पर बैठ जाओ। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। वीटू से रस्सियों से बांधने लगा। चोपड़ा कुछ नहीं बोल रहा था। वो जानता था कि बहस करेगा तो वो फिर इसे दिमागी झटका देगा। अच्छी तरह उसे बांधने के बाद उसने मुंह पर एक टेप चिपका दिया। फिर कहा, चोपड़ा, मेरी तनवीमी नींद के दौरान में तुम कुछ गड़बड़ कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि कल्पना का ध्यान दो तरफ बटा रहे, इसलिए उसने बात अधूरी छोड़कर उसके अंदर जल्जला पैदा किया और कुर्सी को मजबूती से थाम लिया। क्योंकि वो तड़प रहा था, कुर्सी समेत गिर सकता था। उसकी हालत अजीब सी हो गई। न चीख सकता था, न आज़ादी से तड़प सकता था। वीटू ने 5 मिनट के बाद फिर एक जल्जले का झटका दिया। यह जल्जला नाकाबिले बर्दाश्त था। वो एकदम से लड़स कर बेहोश हो गया। वो कल्पना से बोला, इसकी तरफ से बेफिक्र हो। ये घंटे 2 घंटे तक बेहोश रहेगा। तुम सिर्फ आमिल पर नजर रखो। वो बेड पर आकर लेट गया। आमिल से बोला, फिर एक बार वार्निंग दे रहा हूँ, जितना कहा है उतना ही अमल करोगे वरना मारे जाओगे। फिर उसने मुस्कुराकर कल्पना से कहा, ओके डार्लिंग, मोहतात रहो। उसने चारों शाने चित लेटकर जिस्म को ढीला छोड़ दिया। फिर आमिल से कहा, कम ऑन। आमिल उसके करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे ट्रांस में लाने लगा। फिर उस पर अमल करने लगा। उसने उसके दिमाग को हुक्म दिया कि वो पिछला तनवीमी अमल भूल जाए। दूसरा हुक्म यह दिया कि फरहाद या कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला कोई भी लब लहजा इख्तियार करके आए तो वो उसे महसूस करते ही सांस रोककर उसे भगा दे। उसने ये 2 बातें उसके जेहन में नक्श की। फिर हुक्म दिया कि वो आधे घंटे तक तनवीमी नींद सोने के बाद बेदार हो जाएगा। इस अमल को ख़त्म करने के बाद कल्पना से कहा, तुम मुतमईन हो ना? मैंने उतना ही किया जितना कहा गया था। मैं मुतमईन हूँ। उसके बेदार होने तक फर्श पर औंधे मुंह लेट जाओ और आंखें बंद कर लो। उसने साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर की तरफ देखा। वो बोली, फ़ौरन लेट जाओ वरना गोली चल जाएगी। वो औंधे मुंह लेट गया। एक कुर्सी पर बेहोशी की हालत में बैठा हुआ था। उसका सर एक तरफ ढलका हुआ था। दूसरा औंधे मुंह लेटकर राम नाम ले रहा था। आधे घंटे बाद वीटू बेदार हो गया। उठकर बैठ गया। मुस्कुराकर कल्पना से बोला, शाबाश, तुम्हारे ताउन से मुझे इस फिक्र से निजात मिल गई है कि फरहाद मेरे अंदर आ सकता है। अब कोई मुझे ज़ेर करने नहीं आएगा। कल्पना ने उसे अपने अंदर बुलाकर सोच के जरिए पूछा, हम यहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगे? वो बोला, यह हमारा अहम मसला है। मैं हिंदी बोलता हूँ मगर लहजा गैर मुल्की होता है। फ़िलहाल हम किसी दूसरे बड़े शहर के किसी 5 स्टार होटल में रहेंगे। वहाँ गैर मुल्की ज़्यादा होते हैं। वहाँ पहुँचकर मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए अपना और तुम्हारा पासपोर्ट और वीज़ा बनवाऊँगा। फिर हम किसी दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। उन्हें अर्जुन चोपड़ा के होश में आने का इंतज़ार था, इसलिए बातें करते हुए और आइंदा की प्लानिंग करते हुए वक्त गुजार रहे थे। वो 1 घंटे बाद होश में आया। चेहरे से बहुत कमज़ोर और बीमार दिखाई दे रहा था। वीटो ने उसकी रस्सियाँ खोलकर कहा, वॉशरूम में जाओ और मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ। हम अभी यहाँ से बाहर जाएंगे। वो वॉशरूम में चला गया। वीटो उसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो सोच रहा था, इस जालिम ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मेरा दिमाग अब भी फोड़े की तरह दुख रहा है। मैं क्या करूँ? इससे कैसे निजात हासिल करूँ? अब ये दिमागी झटका देगा तो मैं मर जाऊँगा। वीटू ने उसके अंदर आकर कहा, मेरा हुक्म मानते रहोगे, कोई चालाकी नहीं दिखाओगे तो मैं दिमागी झटके नहीं पहुँचाऊँगा। वह मुँह हाथ धोकर वॉशरूम से बाहर आकर बोला, मैं तुम्हारे तमाम अहकामात की तामील करूँगा। तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी गाड़ी में मुझे और कल्पना को ले जाओगे। यह आमिल भी साथ रहेगा। यहाँ जितनी भी रकम है उसे एक बैग में डालकर मुझे दो। वो उसके हुक्म के मुताबिक अमल करने लगा।
एक बैग में नोटों की गड्डियां भर कर ले आया। उनके साथ बाहर आकर अपने खास मातियत से बोला, मैं कल्पना और वीटू को दूध से खुफिया अड्डे में ले जा रहा हूँ। ये बात किसी को मालूम ना हो, सब यही समझे कि वीटू यहीं है। वो अपनी कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। आमिर अगली सीट पर आया। कल्पना और वीटू पिछली सीट पर बैठ गए। फिर वो कार वहां से चल पड़ी। किबरिया मुंबई में तनहा था। कुछ अरसे तक वहां तनहा रहकर इस सदमे को सहना चाहता था जो प्यार के हवाले से पहली बार मिला था। उसने जिंदगी में पहली बार एक लड़की मीरा से मोहब्बत की थी। वेल में नजूम के प्रोफेसर दीनानाथ की भतीजी थी। दिल्ली में पहली मुलाकात हुई। तब वो किबरिया के साथ रहकर दुश्मनों की साजिशों और अदावतों से गुजरती रही। मोहब्बत में हमेशा साबित कदम रही। मीरा की मोहब्बत उस वक्त गर्दिश में आई जब पूजा की दादी माँ ने किबरिया को ट्रैप किया और उसे अपने पास बुलाकर गुलाम बना लिया। वो तन्हा रह गई। चूंकि किबरिया उसे दिल की गहराइयों से चाहता था, इसलिए वो मेरी होने वाली बहू थी। मैंने उसे ढेर सारी मोहब्बतें दी, उसकी दिलजोई करता रहा। फिर मैंने उसे मशवरा दिया कि वो बाबा साहब के दायरे में जाकर रहे, उसका दिल बहलता रहेगा। वो बाबा साहब के दायरे में रहकर अपनी सलाहियतों में इजाफा करने के लिए तरबियत हासिल कर सकती थी, लेकिन वहां पहुंचकर वह बीमार हो गई। वह बीमारी के दौरान में अपने अंकल दीनानाथ के पास रहना चाहती थी, लिहाजा हिंदुस्तान वापस आ गई। अपने अंकल के पास पहुंचने के एक हफ्ते बाद ही वह इस दुनिया से चल बसी। किबरिया ने पूजा की दादी माँ से निजात हासिल करने और याददाश्त वापस आने के बाद सबसे पहले मीरा को याद किया था। फिर ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम हुआ कि वो उसे मोहब्बतें देने के लिए अब इस दुनिया में नहीं रही है। तब से कम ख्याल ख्वानी कर रहा था। हमारे किसी मामले में संजीदगी से साथ नहीं दे रहा था। हम उसे ज़रूरत के वक्त बुलाते तो वो हमारे काम आता, फिर चला जाता। सदमात कितने ही गहरे हों, उन्हें तन्हा झेलना पड़ता है। वो रफ्ता रफ्ता खुद ही कम होते चले जाते हैं। इसलिए हमने किबरिया को तन्हा छोड़ दिया। इस अरसे में उसने अच्छी खासी हिंदी सीख ली थी। एक छोटे से बंगले में किराएदार की हैसियत से रहता था। एक गैर मुल्की दवाओं की कंपनी में शेयर होल्डर बन गया। इस कंपनी के मालिक को ख्याल ख्वानी के जरिए अपना मामूल बना चुका था। उसने कारोबारी मुआहदे के कागजात पर दस्तखत करके ये इतराफ़ किया था कि अमीर हमजा किबरिया एक हिंदुस्तानी मुसलमान है। वो जर्मनी में पैदा हुआ था, वहीं तालीम हासिल की थी, अपने बाप के कारोबार को संभालता रहा था। अब दवाओं की एक कंपनी का शेयर होल्डर बनकर हिंदुस्तान आ गया था। उसके पास एक बिजनेसमैन अमीर हमजा होने के इतने ठोस सबूत थे कि पुलिस और इंटेलिजेंस वाले उस पर शुबा नहीं कर सकते थे। उसने दवाओं की सिविल एजेंसी एक हिंदू बनिया को दी थी, इसलिए इस इलाके के हिंदू भी उसके हमायती थे। हर तरक्की पजीर मुल्क में सियासी गुंडागर्दी ज़रूरी होती है। बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के गुंडे अपने अपने इलाकों में बेताज बादशाह बनकर भत्ता वसूल करते फिरते हैं। किबरिया मालाबार हिल के महंगे इलाके में रहता था। वहाँ हुक्मरान पार्टी के एक बहुत ही दरिंदा सिफ्त लीडर की हुक्मरानी थी। वो इस इलाके के सरमायादारों से माहाना 25,000 और किसी से 50,000 वसूल किया करता। वो गोपी राजा के नाम से मशहूर था। मुसलमानों से ज़्यादा भत्ता लिया करता। किबरिया से कहता था, हमजा भाई तुम तो करोड़पति सेठ हो, दवाओं के कारोबार में अंधी कमाई है, तुमसे तो मैं हर महीने 50,000 लिया करूंगा। किबरिया एक बुजदिल व्यापारी की तरह हाथ जोड़कर बोलता था, गोपी राजा मुझसे जितनी रकम चाहो ले जाओ, बस तुम्हारा हाथ मेरे सर पर रहेगा तो यहाँ कोई मुझे टेढ़ी नज़र से नहीं देखेगा। वो अपना सीना ठोंकर बोलता था, जब तक ये गोपी जिंदा है तुम्हारा कोई बाल बीका नहीं करेगा। वो किबरिया से 50,000 ले गया था। फिर गायब दिमाग होकर उसने 1 लाख रुपए उसे लाकर दिए थे। जब उसने महीने भर की आमदनी का हिसाब किया तो 1 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। वह हैरानी से सोचता रहा कि इतनी बड़ी रकम कहाँ चली गई, जबकि वह हर एक से रकम वसूल करते ही बैंक में जमा कर दिया करता था। जमा करने वाली रसीद बुक में 1 लाख रुपए दर्ज नहीं होते थे, यानी बैंक में जमा करने से पहले ही 1 लाख रुपए गुम हो जाते थे। ये मुअम्मा उसकी समझ में नहीं आता था और ना ही कभी आ सकता था। वहाँ अपोजिशन पार्टी का भी एक गुंडा था, उसका नाम मुरलीधर था। गोपी और मुरलीधर किसी न किसी मामले में लड़ते झगड़ते रहते। किबरिया ने मुरलीधर के खास आदमियों के अंदर जगह बना ली। एक रोज़ गोपी राजा नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस अपनी कार में ले जा रहा था। मुरलीधर के आदमियों ने मास्क पहनकर उस पर हमला किया, फिर उसे जख्मी करके उसका ब्रीफकेस ले जाते हुए एक ने कहा, हम बड़ी चालाकी से तुम्हारे 1 लाख रुपए गायब कर देते थे, आज छीन कर ले जा रहे हैं। गोपी राजा ने मुरलीधर के खिलाफ फसाद बर्पा कर दिया। पुलिस में भी उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कोई सबूत नहीं था कि वो वारदात मुरलीधर के आदमियों ने की थी। वैसे गोपी की समझ में आ गया था कि उसके 1 लाख जादू से गायब नहीं होते, मुरलीधर के आदमी किसी चालाकी से चुरा लेते हैं। इस तरह किसी मौके पर यह शुबा नहीं हो सकता था कि वो चोरी टेलीपैथी के जरिए होती रहती है। चूंकि मुरलीधर अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए हुकूमत के खिलाफ अमन व मान का मसला पैदा करता रहता था। कभी हिंदू मुस्लिम फसादात बर्पा कर देता, कभी नामालूम दहशतगर्दों के नाम से बमों के धमाके करता रहता। नरीमान पॉइंट पर मुंबई का सबसे मशहूर और सबसे महंगा होटल ओबराय है। यह हिंदुस्तान की सबसे ऊंची 35 मंजिला इमारत है। मुरलीधर ने एक दहशतगर्द बनकर इस ओबराय होटल के अरबपति मालिक से फ़ोन पर कहा, तुम्हारे होटल की सबसे ऊंची इमारत को बॉम्ब के एक धमाके से उड़ा देने की प्लानिंग पर अमल हो रहा है। इस इमारत को महफूज रखना चाहते हो तो पूरे 1 करोड़ रुपए अदा करो।
वरना आज रात किसी वक्त भी होटल में ऊपर से नीचे तक धमाके हो सकते हैं। परेशान होकर पूछा गया, तुम कौन हो और हमसे दुश्मनी क्यों कर रहे हो? तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये हमारा धंधा है। हम ऐसी तकरीबकारी से लाखों करोड़ों कमाते हैं। मैं ऐसी गीदड़ भपकियों में आने वाला नहीं हूँ। मेरे होटल के अंदर और बाहर जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात नस्ब हैं। मैं अभी सिक्योरिटी और सख्त कर दूंगा। गिरफ्तार होना और मरना चाहते हो तो ज़रूर आओ। किबरिया दोनों की बातें सुन रहा था। होटल के मालिक नीरेन ओबराय ने 1 करोड़ रुपये अदा करने से इनकार किया। ताहम अंदर ही अंदर परेशान हो गया। होटल की सिक्योरिटी अफसरान को सूरत हाल बताकर ताकीद कर रहा था कि वो लड़ रहे हैं। होटल के अंदर आने वालों का एक एक सामान चेक करें। जासूसी आलात के जरिए पूरे होटल के गोशे गोशे में देखा जाए, कहीं बम छुपा कर ना रखे गए हों। उसने पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को भी तलब किया था। वो होटल को दहशतगर्दों से महफूज रखने की कोशिशें कर रहा था। गोपी राजा के एक रिश्तेदार नारायण राव अपनी जवान बेटी के साथ मुरलीधर के इलाके में रहता था। वो गोपी का चचा था। इलेक्शन के दिनों में अपने भतीजे गोपी राजा की हमायत करता था। मुरलीधर ने उसके घर में घुसकर उसे गन पॉइंट पर रखकर कहा, तुम गोपी के लिए काम करते हो, आज मेरे लिए काम करोगे। नारायण ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? बहुत मामूली सा काम है। दिल्ली से एक सेठ आ रहा है, उसे एक सुंदर जवान छोकरी की ज़रूरत है। वो एक रात के लिए उसे ओबराय होटल में ले जाएगा। सुबह उसे 10,000 देकर छुट्टी कर देगा। तो मैं क्या करूं? तुम ये बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर है, भरपूर जवान है, यह भी मेरे साथ जाएगी। वो गुस्से से बोला, कभी नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा मगर ऐसी बेशर्मी का काम नहीं करूंगा। मुरलीधर उसकी पिटाई करने लगा। वो बोला, मुरली तुम जानते हो ये लड़की है मगर लड़की है ना लड़का है। ये अपने जन्म से पवित्र पाकीज़ा है, बुराई और गंदगी से छू कर नहीं गुजरती। इसकी शादी कभी नहीं होगी, इसलिए इसे सदा सुहागन कहती हैं। किबरिया ने ताज्जुब से ही बातें सुनी, फिर उस लड़की के दिमाग में पहुंच गया। उसके ख्यालात ने बताया कि वो बज़ाहिर लड़की है, उसका बदन लड़की की तरह खूबसूरत और दिलकश है, लेकिन कुदरती तौर पर उसका वजूद नामुकम्मल है। इसलिए कभी उसकी शादी होगी और ना ही उसे किसी मर्द से दिलचस्पी थी। ऐसी लड़कियां कभी कभी पैदा होती हैं और सदा सुहागन कहलाती हैं। नारायण राव की बेटी को भी सभी सुहागन कहकर मुखातिब किया करते थे। ऐसा सारी दुनिया में होता है। कभी ऐसा कोई बच्चा जन्म लेता है, उसे देखकर पता नहीं चलता कि वो लड़का है या लड़की। फिर जैसे जैसे महीने और साल गुजरते हैं तो उनकी बातों से, अदाओं से और बदन के नशेबो फराज से पता चलता है कि वो लड़की है। किबरिया के लिए अजीब सी बात थी। वो बहुत हैरान हो रहा था। मुरलीधर कह रहा था, नारायण राव मेरे आदमी यहाँ रहेंगे, ये सुहागन मेरे साथ जाएगी, तुम शोर मचाओगे तो ये तुम्हें गोली मार देंगे। फिर उसने सुहागन से कहा, अच्छी सी साड़ी पहनो और अपना हैंडबैग लेकर मेरे साथ चलो। वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी। दूसरे कमरे में आकर लिबास तब्दील करते हुए दिल में कह रही थी, हे भगवान, यहाँ के तमाम मर्द मेरी इज्जत करते हैं, मुझे पवित्र कहते हैं। जवान हो या बूढ़े, सब मेरे सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूं। भगवान मेरी सुनते हैं। मैं दूसरों के लिए जो मांगती हूँ वो उन्हें मिल जाता है। हे भगवान, आज मैं अपने लिए इज्जत व आबरू की सलामती चाहती हूँ। वो ब्लाउज और साड़ी पहनकर अपने भगवान की मूर्ति के सामने आकर हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए बोली, मैं तेरे भरोसे पर जा रही हूँ, तू ही इज्जत व आबरू रखेगा। किबरिया ने उसके दिमाग में रहकर एक गहरी सांस ली। उसने सर उठाकर भगवान की मूर्ति को देखा और सोचा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे अंदर सांस ली हो। क्या भगवान मेरी सुन रहे हैं? हाँ। किबरिया ने एक लंबी सांस लेकर हाँ कही। वह हैरानी से कृष्ण भगवान को तकने लगी। वह सरगोशी के अंदाज में बोला, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, ये ना पूछो कौन हूँ, यूं समझ लो कि भगवान का अवतार हूँ। वो बड़े जज्बे से मूर्ति के पांव छूकर बोली, तुम्हारा अवतार मेरे अंदर है, बस अब मुझे किसी का डर नहीं है। उसने भराई हुई आवाज में कहा, यह कभी किसी से ना कहना कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, बोलोगी तो चला जाऊंगा। वो जल्दी से इनकार में हाथ हिलाकर बोली, नहीं, मैं कभी किसी से नहीं बोलूंगी। मैं तुम्हारे अंदर कभी आता रहूंगा, कभी जाता रहूंगा। अब तुम उस पाखंडी के साथ जाओ। वो अपना हैंडबैग उठाकर दूसरे कमरे में आई। मुरलीधर के 2 गुंडे हाथों में गन लिए नारायण राव के दाएं बाएं खड़े हुए थे। वो बोली, बापू मेरी चिंता न करो, मैं गंगा जल की तरह पाक हूँ और पाक रहूंगी। वो मुरलीधर के साथ मकान से बाहर आकर एक कार में उसके साथ अगली सीट पर बैठ गई। पिछली सीट पर 2 गुंडे बैठे हुए थे। मुरलीधर ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, अपना बैग मेरे आदमियों को दो, इसमें कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तुम इसे खोलकर नहीं देखोगी। उसने अपना बैग पिछली सीट पर बैठे हुए गुंडे को दिया, फिर आगे विंड स्क्रीन के पार देखने लगी। पीछे बैठे हुए शख्स ने एक भारी कुव्वत वाला बॉम्ब उस बैग में रख दिया। दूसरे ने मुरलीधर से पूछा, भाई हम भी होटल तक जाएंगे? वह इनकार करना चाहता था, फिर किबरिया की मर्जी के मुताबिक बोला, तुम दोनों नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। उसने सुहागन के हुस्न शुबाब को देखा तो ललचाई हुई नजरों से देखता ही रह गया। मुरलीधर से बोला, माँ कसम बड़ी भरपूर है, तुम तो कहते थे ये लड़की नहीं है, लड़का भी नहीं है, बीच की चीज है। मैंने जैसा कहा है ये वैसी है। आप ऐसी चीज देखने के लिए तड़प रहे थे। मैं पूरे 50,000 लूंगा, दूंगा, जरूर दूंगा, पहले खुश तो हो जाने दो। मेरे से सब्र नहीं हो रहा है, मैं होटल नहीं जाऊंगा, इसे यहीं बंगले में छोड़कर जाओ। नहीं सेठ साहब, मेरी यही शर्त थी कि तुम इसे ओबराय होटल ले जाओगे।
अच्छा चलो, अभी चलो, माँ कसम मेरे से सब्र नहीं हो रहा है। वो दयानंद के साथ उसकी कार में आकर बैठ गई। मुरलीधर के आदमी जा चुके थे। वो कार वहां से रवाना हुई। वो दिल में कह रही थी, हे भगवान, तेरा अवतार कहाँ है? पता नहीं इन लोगों ने मेरे बैग में क्या रखा है। किबरिया ने उसके अंदर गहरी सांस ली। वो खुश हो गई। वो सरगोशी में बोला, इन्होंने बैग में कुछ भी नहीं रखा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। सेठ दयानंद कार ड्राइव कर रहा था। बार बार ललचाई हुई नजरों से पास बैठी हुई सुहागन को दिख रहा था। वो बड़ी उलझन महसूस कर रही थी। किबरिया ने कहा, तुम्हें सुहागन कहा जाता है? यूं लगता है जैसे शादीशुदा हो और कई बच्चों की माँ हो। मुझे बचपन से ही सदा सुहागन कहा जाता है। इसे नाम समझ लो या पहचान। ना मैं इधर की हूं ना उधर की। मैं तुम्हें सुहागन नहीं कहूंगा। बोलो तुम्हें किस नाम से पुकारूं? तुम भगवान के अवतार हो, जिस नाम से भी पुकारोगे मुझे अच्छा लगेगा। क्या तुम लंबी उम्र जीना चाहती हो? तुम मेरे रक्षक बनकर रहोगे तो मैं जीना चाहूंगी। तो फिर आज से तुम्हारा नाम जीना है। वो खुश होकर बोली, अजीब सा नाम है मगर अच्छा लग रहा है। जीना, तुम इस बात से परेशान हो कि ये सेठ तुम्हें भूखी नजरों से देख रहा है? हाँ, मुझे इससे उलझन हो रही है। अब ये होटल पहुंचने तक तुम्हें नहीं देखेगा। इसे मुखातिब करोगी तब भी सामने देखता रहेगा। किबरिया सेठ दयानंद के अंदर चला गया। वो सीधा विंड स्क्रीन के पार देखते हुए ड्राइव करने लगा। जीना ने चोर नजरों से कई बार उसे देखा। उसकी आंखें जैसे विंड स्क्रीन से चिपक गई थीं। उससे खुशी भी हुई और हैरानी भी। उसने आगे को झुककर उसे देखा, उसे मुखातिब करने के लिए खंकारा, लेकिन वह टस से मस न हुआ। उसकी तरफ जैसे देखना ही भूल गया। वो खुश होकर बोली, अवतार तुम बहुत अच्छे हो, तुमने जो कहा था वही हो रहा है। उसे जवाब नहीं मिला। इस वक्त वो सेठ दयानंद के दिमाग में था। वो कार होटल के अहाते में दाखिल होकर पार्किंग एरिया में आकर रुक गई। वो तीनों कार से बाहर आए। किबरिया ने मुरलीधर के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो जीना से बैग लेकर बोला, तुम सेठ जी के साथ जाओ, मैं ये बैग ले आऊंगा। वो दयानंद के साथ जाने लगी। किबरिया मुरलीधर की आंखों से देखता रहा। जब वो दोनों होटल के अंदर चले गए तो उसने मुरलीधर को आगे बढ़ाया। वो परेशान होकर सोच रहा था, मैं ये बैग उठाकर क्यों ले जा रहा हूँ? इसमें भारी कुव्वत का टाइम बॉम्ब रखा हुआ है। मुझे होटल के अंदर नहीं जाना चाहिए। मेन दरवाजे पर मुसल्ला पुलिस है। अंदर जाने वालों का सामान चेक किया जा रहा है। वो समझ रहा था कि उसे नहीं जाना चाहिए। वो बेख्तियार होटल के बड़े दाखिली दरवाजे पर पहुंच गया। एक पुलिस ऑफिसर ने मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैग यहाँ रखो। वो हिचकिचाते हुए बोला, ये इसमें कुछ नहीं है, आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। यही हम देखेंगे कि इसमें से कुछ निकलता है या नहीं। बैग यहाँ लाओ। वो बैग को सीने से लगाकर दोनों हाथों से भींच कर बोला, नहीं, मैं इसे चेक नहीं करने दूंगा। एक सिपाही ने उसे बैग को छीन लिया। वह फौरन ही पलट कर भागने लगा। दो सिपाहियों ने उसके पीछे दौड़ लगाई। किबरिया ने उसे औंधे मुंह गिरा दिया। दोनों सिपाहियों ने आकर उसे दबोच लिया। इधर बैग से एक टाइम बॉम्ब बरामद हुआ। वो बॉम्ब मोटे कपड़े में लिपटा हुआ था। इसमें से टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कपड़ा हटाते ही टिक टिक की आवाज़ ज़्यादा शिद्दत से उभरने लगी। बॉम्ब स्क्वाड का माहिर वहां मौजूद था। उसने बॉम्ब के मुतलका तारों को अलग करके इसे नाकारा बना दिया। मुरलीधर को हथकड़ी पहना दी गई। उसका अंजाम मालूम था। किबरिया जीना के पास पहुंच गया। वो जिस्मानी तौर पर उसी होटल में था। सेठ दयानंद जिस कमरे में जीना को लेकर गया था, वो लिफ्ट के जरिए उसी कमरे की तरफ जा रहा था। दयानंद ने दरवाजे को अंदर से बंद किया था, फिर गायब दिमाग होकर खोल दिया। जीना से कह रहा था, मेरी जान, जब से सुना है कि तुम बीच की चीज हो, तब से तुमको अंदर से देखने के लिए तड़प रहा हूं। वो उसकी साड़ी का अंचल पकड़कर खींचना चाहता था, लेकिन हल्की सी दिमागी तकलीफ महसूस करते ही पीछे चला गया। तकलीफ से कराते हुए बोला, ये मुझे क्या हो गया था? जीना हंसने लगी, समझ गई उसका अवतार उसकी हिफाजत करे। दयानंद ने फिर आगे बढ़कर उसकी साड़ी तक पहुंचना चाहा तो औंधे मुंह गिरता हुआ उसके कदमों में आ गया। जीना ने उसके सर को ठोकर मारते हुए कहा, तुम लोग कितने पापी और लालची हो। लड़कियों को कमजोर बनाकर उनकी इज्जत से खेलते हो, मगर तुम मुझे छू भी नहीं सकोगे। जीना ने उसके सर को लात मारी थी। वो गुस्से से तिलमिलाकर फर्श पर से उठकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों तक उसे घूर कर देखता रहा, फिर अचानक ही झपट पड़ना चाहता था। उसी लम्हे दिमाग के अंदर जैसे जलजला आ गया। वो चीखें मारता हुआ फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। किबरिया दरवाजा खोलकर अंदर आया। जीना दयानंद की तरफ मुतवज्जा थी। किबरिया ने पहली बार जीना को देखा तो चंद लम्हों तक देखता ही रह गया। एक तो वो मुख्तलिफ मखलूक थी, आम लड़कियों से एक अलग अजूबा। ऊपर से ऐसी उजली उजली गुलाबी गुलाबी थी कि बदन की चिकनाहट पर नजरें फिसल फिसल रही थी। चेहरे के नकूश मुसव्विराना थे। साड़ी इतने सलीके से पहनी हुई थी कि बदन के नशेबो फराज पुकारने लगे थे। वो गुमसुम खड़ा पलकें झपकाए बगैर उसे देख रहा था। जीना ने उसे देखा, फिर आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? कमरे में क्यों आए हो? वो चौंक कर बोला, वो मैंने चीखने की आवाज़ें सुनी थी, इसलिए खैरियत मालूम करने आया हूँ। जीना को यूं लगा जैसे उसने ये आवाज़ और यही लहजा कहीं सुना है। वो बोली, आप परेशान न हो, यहाँ खैरियत है। किबरिया पलटकर दरवाजे से बाहर आ गया। लिफ्ट के जरिए नीचे जाते हुए सेठ दयानंद के अंदर पहुंच गया। उसकी दिमागी तकलीफ दूर हो रही थी। वो फर्श से उठकर सोफे पर बैठते हुए जीना को सहमी हुई नजरों से देख रहा था। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर कोई शक्ति छुपी हुई है। वो शक्ति मुझे तुम्हारे पास आने से रोकती है। मैं जहाँ रहती हूँ
वहाँ के मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मेरी इज्जत करते हैं। मेरे अंदर कोई है तो ही वो मेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। मैं दिन रात पूजा पाठ में मसरूफ रहती हूँ, भगवान से लौ लगाए रहती हूँ। तुम्हारे जैसे पापी कभी मुझे हाथ नहीं लगा सकेंगे। अभी हसरत रह गई है तो आओ मेरे पास, फिर मुझे छूने की कोशिश करो। वो कान पकड़कर फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, मेरा सर फोड़े की तरह दुख रहा है। मैं तुमसे मुआफ़ी मांगता हूँ, मुझे मुआफ़ कर दो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर तक पहुंचा दूंगा। वो दयानंद के साथ कमरे से बाहर जाने लगी। किबरिया ने उसके अंदर आकर कहा, मैं हूं तुम्हारा अवतार। बोलो, मैंने तुम्हारी रक्षा अच्छी तरह की है, तुम मुतमईन हो? उसे एकदम से याद आया, अभी जो खूबरू नौजवान कमरे में आया था उसकी आवाज़ और लहजा बिल्कुल यही था। उसने हैरानी से पूछा, तुम अभी कमरे में मेरे पास आई थी? हाँ, आया था। तुम्हें देखा तो देखता ही रह गया। तुम हुस्न का शाहकार हो। भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। आपसे पहले कई लोगों ने उसके हुस्न की तारीफें की थीं। उसने बुरी तरह उन्हें झिड़क दिया था। उसे इश्क, मोहब्बत और जज्बाती बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ना उसका कोई आइडियल था, ना कभी उसका कोई पति बन सकता था। वह मर्द जात में कभी कोई कशिश महसूस नहीं करती थी। पहली बार किबरिया की जुबान से उसे अपने हुस्न की तारीफ सुनकर अजीब सा लगा, अच्छा भी लगा। लेकिन वो जानती थी कि उसके मुकद्दर में कभी किसी मर्द के साथ जिंदगी गुजारना नहीं लिखा है। उसने दबी जुबान से कहा, उतार, मुझसे ऐसी बातें ना करो, मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, फिर किसी वक्त आऊँगा। रुक जाओ, अभी ना जाओ। ये बताओ, तुमने कमरे में आकर ये क्यों नहीं बताया कि तुम ही अवतार हो? तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना? अच्छा हुआ मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, फिर मैं कैसे अच्छा लगता? ये बात नहीं है, मुझे गलत ना समझो। मुझे इसको मोहब्बत, हुस्न और शायरी पसंद नहीं है। ऐसी जज्बाती बातें गुनाह और गलाजत की तरफ ले जाती हैं। मैं पैदाइशी तौर पर पाकीज़ा हूँ और मरते दम तक पाकीज़ा रहूँगी। जीना, तुम्हारा मजाज और है, मेरा मजाज और है। तुम एक मासूम और साफ सुथरी हस्ती हो, मोहब्बत करने के लिए पैदा की गई हो, इसलिए मैं मोहब्बत करूंगा। तुम क्या चाहती हो? तुमसे कोई मोहब्बत ना करे? मोहब्बत करे मगर पाकीज़ा। मोहब्बत कभी मैली नहीं होती। चूंकि मैली नहीं होती इसलिए खुदा से भी मोहब्बत की जाती है। मैं खुदा से और भगवान से की जाने वाली मोहब्बत चाहती हूँ। लेकिन तुम इंसान हो, तुम्हें इंसानों जैसी मोहब्बत मिलेगी। प्लीज़ इस मसले में मुझे ना उलझाओ, मुझसे दूसरी बातें करो। सच बात यह है कि मुझे मोहब्बत से डर लगता है, मुझे ना डराओ। दयानंद ने उसके मकान के सामने कार रोक दी। मुझसे कहा, आज से मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता रहूंगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इससे इनकार ना करना। उसने डैशबोर्ड का खाना खोलकर नोटों की एक गड्डी निकाली। ये 50,000 रुपये हैं, इन्हें रख लो। वो रकम लेकर बोली, मेरे पास ज़रूरतमंद आते रहते हैं, ये रुपए उनके काम आएंगे। वो कार से बाहर आ गई। दयानंद ने उसके आगे हाथ जोड़े, फिर गाड़ी स्टार्ट करके इसे ड्राइव करता हुआ चला गया। वो मकान के अंदर आई। वहाँ उसका बाप दो मुसल्लह अफराद के दरमियान बैठा हुआ था। उनमें से एक ने मुरलीधर के बारे में पूछा, भाई कहाँ है? मैं नहीं जानती, वो मेरा बैग लेकर कहीं चला गया है। दूसरे ने उसके हाथों में नोटों की गड्डी देखकर कहा, भाई ये बैग लेकर गया है, हम ये नोट लेकर जाएंगे। वह दिल में बोली, अवतार ये लोग कैसे पीछा छोड़ेंगे? फिक्र न करो, ये अभी चले जाएंगे। दूसरे लम्हे में गनमैन ने दूसरे से कहा, तू बहुत कमीना है, नोटों को देखकर राल टपक रही है। दूसरे ने उसके मुंह पर घूंसा जड़ दिया, कुत्ते, तूने मुझे कमीना कहा है, मैं तुझे गोली मार दूंगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ गन सीधी की। फिर एक ने कहा, यहाँ नहीं, बाहर चल, मैं तुझसे निमट लूंगा। वो तेजी से चलता हुआ बाहर गया। दूसरा भी उसके पीछे चला गया। वह दोनों मकान के बाहर एक गली से गुजरकर दूसरी गली में पहुंचे। एक ने दूसरे को गोली मार दी। दूसरे ने दम तोड़ते तोड़ते उसे भी मौत के घाट उतार दिया। किबरिया ने जीना के पास आकर पूछा, तुमने फायरिंग की आवाज़ सुनी? वो अपनी सांसें पूरी कर चुके हैं, अब कभी नहीं आएंगे। अवतार तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे अंदर शक्ति भर दी है। ऐसे लगता है कोई दुश्मन मेरे मुकाबले पर ठहर नहीं सकेगा। ऐसा ही होगा, अब मैं जा रहा हूँ। प्लीज़ ना जाओ, तुम होटल के कमरे में आए थे, क्या यहाँ नहीं आ सकते? प्लीज़ आ जाओ। वहाँ तुम्हारे बापू हैं, मैं किसी की मौजूदगी में तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। और ये बात मैं फिर तुम्हें समझाता हूँ, अपने साय से भी ये ना कहना कि मैं तुम्हारे अंदर आकर बोलता हूँ और तुम्हारी रक्षा करता हूँ। एक बात सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मगर तुम मेरे अंदर ऐसे आए जैसे भगवान ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। दुनिया में सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, ये उसी की मर्जी है कि मैं तुम्हारे काम आता रहूँ। पहले ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर भगवान बोल रहे हैं। ये भगवान का एक करिश्मा है, आप समझ रही हूँ, ये टेलीपैथी है। मैंने अखबार में पढ़ा था और कई चैनल्स पर देखा था और सुना था कि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या तुम उनमें से ही एक हो? मैं वही हूँ जिसे यहाँ की पुलिस और इंतज़ामिया वाले तलाश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन नहीं हूँ। जब तक मुझे किसी से कोई नुकसान नहीं पहुँचता मैं उसका दोस्त रहता हूँ। कोई मुझे तकलीफ पहुंचाए तो मैं जवाबी कार्रवाई करता हूँ। अगर जवाबी कार्रवाई करने वाले को दुश्मन कहा जाए तो फिर यही सही।
अखबार में लिखा था कि तुम्हारा नाम किब्रिया है और तुम पाकिस्तान से आए हो, इसका मतलब है तुम मुसलमान हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तुमने हिंदू बनकर मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ, तुमने मुझे भगवान का अवतार समझा। हिंदू मुसलमान ईसाई कोई भी भगवान का अवतार हो सकता है। मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। 1 घंटे बाद आकर तुम्हारा जवाब मालूम करूंगा। ये कहकर वो खामोश हो गया। वो परेशान होकर सोचने लगी, क्या वो जा चुका है? उसने आवाज़ दी, अवतार नहीं, किब्रिया तुम मौजूद हो, क्या जा चुके हो? वो खामोश रहा। उसने दूसरी बार पुकारा, उसे जवाब नहीं मिला। उसका दिल जैसे डूबने लगा। वो सोचने लगी, वो चला गया, चला जाए, लेकिन उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा है। अभी चंद घंटों में वो मेरे लिए कितना अहम हो गया है। यूं लग रहा है कि मैं अकेली और बेसहारा हो गई हूँ। मगर मैं पहले भी अकेली थी, पहले किसी का सहारा नहीं था। मैं उसे क्यों अहमियत दे रही हूँ? वह मनफी अंदाज में सोचने लगी। उसे अहमियत नहीं देनी चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। वो हमारे देश का दुश्मन है। पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को कभी मालूम होगा कि वो मेरे अंदर आता है तो मुझे भी देश दुश्मन ही समझा जाएगा। मुझे और बापू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसे याद आया कि किब्रिया ने उसके मजाज के खिलाफ उसके हुस्न की तारीफ की थी और कहा था वह मोहब्बत करने के लिए पैदा हुई है और वो उसे मोहब्बत करता रहेगा। उस वक्त उसकी ये बातें कुछ कुछ अच्छी लग रही थीं। अब सोच बदल गई। मोहब्बत करना तो दूर की बात है, उससे तो मेल जोल भी नहीं रखा जा सकता। मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है और धोखेबाज है। उसने भगवान का अवतार बनकर धोखा दिया है।